शुए ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें स्कूल से निकाल नहीं देंगे? वांग हाओ मुस्कुराया और बोला, मैं ये स्लैप किंग हूँ और डायरेक्टर का चुना हुआ उत्तराधिकारी भी। वे मुझे इतनी आसानी से नहीं निकालेंगे। क्लास के बाद हॉलवे में वांग हाओ की मुलाकात ये चेन से हुई। ये चेन ने मजाक में कहा, ब्रिकहेड ने तुझे बुरी तरह पीटा, पर अब वही तेरा बैकर बन गया है तो फायदा ही फायदा है। वांग हाओ ने गंभीर होकर कहा, मैंने अभी ली जे को पीटा है। ये चेन हैरान रह गया और बोला, सच में? अगर ऐसा चलता रहा तो तू पूरे फर्स्ट ईयर का बॉस बन जाएगा। हॉलवे में मैंने ये चेन से सीधे मुद्दे पर बात की। मैं माई जी से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये चेन हैरान रह गया। उसने कहा, हाओ, क्या तू पागल हो गया है? हम माई जी के लेवल के नहीं है। तेरे पास अभी यू चेंगफेई का सपोर्ट है और स्कूल के अंदर ब्रिकहेड का प्रोटेक्शन है। तुझे लड़ने की क्या जरूरत है? तू बिना लड़ाई के भी यहाँ किंग बन सकता है। मैंने कहा, किसने कहा कि ब्रिकहेड मेरा प्रोटेक्शन कर रहा है? ये चेन ने बताया, ब्रिकहेड ने पूरे स्कूल में यह अफवाह फैला दी है कि तू उसका ब्रदर इन लॉ यानी साला है। उसने कहा है कि जो तुझे हाथ लगाएगा वह उससे लड़ेगा। ये बात पूरे छेंगांव में फैल चुकी है, इसलिए माईजी तुझे अभी हाथ नहीं लगाएगा। मैं घबरा गया। मैंने सोचा, मैं ब्रिकहेड का साला नहीं हूँ और ना ही मैं ताऊजी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अगर ब्रिकहेड को सच पता चला तो वह भी मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैंने ये चेन को अपना असली प्लान बताया। सच सुनो, मैं शिया शुए के साथ रहना चाहता हूँ। ब्रिकहेड को अभी तक ये नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि ब्रिकहेड को सच पता चलने से पहले ही मैं माईजी को खत्म कर दूं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तीनों स्कूलों की शांति के लिए भी जरूरी है। ये चेन मेरी बातों से प्रभावित हो गया। उसने कहा, ठीक है हाओ, जो तू कहेगा वही हम करेंगे। एक जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। मैंने सोचा, सच में ब्रदर्स होना कितना अच्छा एहसास है। फिर मैं स्टेडियम की सीटों पर अकेला बैठकर प्लान बनाने लगा। माई जी से लड़ना कोई मजाक नहीं था। मेरे पास अभी ब्रिकहेड के प्रोटेक्शन का समय था, इसलिए माई जी हमला नहीं करेगा। मुझे इस समय का फायदा उठाना था। मैंने अपनी टीम का हिसाब लगाया। मेरे पास 4 लॉयल लड़के थे, लिu ज़िहोंग, गोंग निंग, ली मू और ओ जियाहाओ। ये लोग बड़े फाइटर्स नहीं थे लेकिन बेहद वफादार थे। दूसरी तरफ ये चेन के पास 7 ऐसे लड़के थे जो फर्स्ट ईयर के मशहूर गुंडे थे और अच्छे फाइटर्स थे। कुल मिलाकर 13 लोग। हम 13 लोग मिलकर छेंगाओ के गॉड माईजी को हराने वाले थे। मैंने अपनी टीम को जिम में बुलाया और प्लान का नाम बताया, द फ्लोर प्लान, मैदा प्लान। सबने पूछा, ये कैसा नाम है? मैंने समझाया, इसका मतलब है कि हम माई जी को पीसकर मैदा बना देंगे। ये हमारी ग्रोथ का प्रोसेस है। जब हम उस मैदे से ब्रेड बनाएंगे तब हमारी जीत होगी। सबने थम्स अप किया। प्लान तैयार था, अब एग्जीक्यूशन का समय था, लेकिन तब तक मुझे सावधान रहना था। मैं शिया शुए के साथ क्लास में तो बैठता था, लेकिन स्कूल के बाहर हम जानबूझकर दूरी बनाए रखते थे ताकि ब्रिकहेड को हमारे रिश्ते का पता न चले। हॉलवे में मैंने ताऊजी से एक रिक्वेस्ट की, अगर तुम्हारे भाई यानी ब्रिकहेड ने तुमसे मेरे बारे में पूछा तो प्लीज झूठ बोल देना। ताऊजी मुस्कुराते हुए बोली, वांग हाओ, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने भाई को तुम्हारे पास आने से रोकूंगी। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। कुछ दिन बीत गए। मेरी जिंदगी एक अजीब रूटीन में बदल गई थी। दिन में मैं शिया शुए के साथ रहता था, लेकिन रात होते ही जब शिया शुए सेल्फ स्टडी के लिए जाती, मैं चुपके से ताऊजी की क्लास में चला जाता। हम रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलते, बातें करते और मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता। मुझे लगने लगा था जैसे मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हों। शिया शुए के साथ मैं हाथ पकड़ सकता था पर ताऊजी के साथ नहीं। फिर भी ये सीक्रेट लाइफ मुझे अजीब सा थ्रिल दे रही थी। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत बुरा होता है। एक रात जब मैं ताऊजी को छोड़कर वापस आ रहा था, अचानक हॉलवे में शिया शुए आ गई। उसने हम दोनों को साथ देख लिया। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से भर गया। ताऊजी ने तुरंत सिचुएशन समझी और मुझसे कहा, जाओ उसके पीछे जाओ। मैं घबराकर शिया शुए की तरफ भागा, लेकिन तभी ताऊजी जमीन पर गिर गई। वह दर्द से कराह रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं शिया शुए के पीछे गया तो ताऊजी का क्या होगा? मजबूरी में मैं वापस ताऊजी के पास आया। उसने अपना पेट पकड़ रखा था। मैंने उसे तुरंत गोद में उठाया और लड़कियों के हॉस्टल की तरफ भागा। रास्ते में कई लड़कियों ने हमें देखा। मैंने उन्हें बताया, इसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। मैं उसे उसके डॉर्म रूम तक ले गया। वहाँ उसकी रूममेट्स थीं। उन्होंने मुझे बाहर धक्का दे दिया और कहा, तुम चुपचाप चले जाओ, हम देख लेंगे। दरवाजा बंद होने से पहले एक लड़की बाहर आई और धीरे से बोली, टेंशन मत लो, वह ठीक है, बस उसका बस समय है। पर मेरी असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। मैं सीधा शिया शुए के घर के नीचे गया और बेंच पर बैठ गया। मुझे पता था कि वह मुझे देख सकती है, लेकिन उसने खिड़की से बाहर तक नहीं देखा। वह मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, सिगरेट पीता रहा और सुबह होते होते ठंड से कांपने लगा। एक सफाई कर्मचारी ने मुझे जगाया। सुबह शिया शुए बाहर आई। मैंने उसे रोका, शिया शुए प्लीज मुझे समझाने दो। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है समझाओ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन जब मैं कुछ बोलने ही वाला था, वह चुपचाप चली गई। क्लास में पहुंचकर मैंने हिम्मत करके एक क्लासमेट से सीट बदलने को कहा ताकि शिया शुए से दूरी बना सकूं। लेकिन शिया शुए गुस्से में बोली, सीट मत बदलो वरना मैं टीचर को बता दूंगी। मैं हैरान रह गया। तभी मेरे डेस्कमेट लिu ज़िहोंग ने मुझे एक नोट दिया। मैंने कांपते हाथों से नोट खोला। उस पर लिखा था, हम ब्रेकअप करते हैं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं डेस्क पर सिर रखकर बैठ गया। मेरे दोस्त ने पूछा, हाउ क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मैं उसके पास जाकर माफी मांगूं? पर मैं उससे क्या कहूं? मैं उसे ताऊजी के बारे में सच नहीं बता सकता।
मुझे एहसास हो गया कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। अगर मुझे शिया शुए को वापस पाना है और अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे पहले माइजी को हराना पड़ेगा, तभी ब्रिकहेड का डर खत्म होगा और मैं शिया शुए को सब कुछ समझा पाऊंगा। मैंने कसम खाई, पहले माइजी को खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तय किया कि अब फ्लोर प्लान को तेज करना पड़ेगा। हम 13 लोग रोज सुबह रनिंग करते और रात को पुशअप्स लगाते। हम माइजी को हराने की तैयारी में जुट पाएगी। क्लासरूम में रात का समय था। मैं और ताऊजी अकेले बैठे थे। मैंने उससे पूछा, तो ये बताओ, सपने में मेरा नाम चिल्लाने का क्या मतलब है? ताऊजी घबरा गई और बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता, शायद मेरी रूममेट्स ने झूठ बोला होगा। मैं मुस्कुराया और बोला, शायद हमारे बीच कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है, क्योंकि मेरे रूममेट्स ने भी कहा कि मैं रात को सोते वक्त तुम्हारा नाम ले रहा था। ताऊजी शर्म से लाल हो गई, लेकिन खुश भी थी। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा और शिया शुए का क्या हुआ? क्या तुमने उसे मना लिया? मैंने उदास होकर कहा, नहीं, अगले ही दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ताऊजी ने तुरंत सॉरी कहा। वह बोली, अगर मैं बीच में नहीं आती तो शायद तुम दोनों ठीक होते। तुम्हारे लिए ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने उसे समझाया, तुम बिल्कुल भी गिल्टी महसूस मत करो, तुम बहुत अच्छी और भोली लड़की हो। शिया शुए भी अच्छी है, पर तुम्हारे जैसी उदार नहीं है। ताऊजी ने कहा, अगर तुम्हें अभी भी वो पसंद है तो उसके पास जाओ ना। लड़कियां अक्सर मनाने से मान जाती हैं। थोड़ा समय दो, वह मान जाएगी। मैंने कहा, मैं कुछ दिन रुकूंगा, पहले उसका गुस्सा शांत होने दूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है। ताऊजी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद मैं क्लासरूम से बाहर आया। रास्ते में मेरी मुलाकात सुदा गोंगजी, यंग मास्टर सू से हुई, जो एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या हाल है? अभी अभी ताऊजी को छोड़कर आए हो ना? मैंने पूछा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सू ने कहा, मैं पिछले एक हफ्ते से यहीं खड़ा हूँ, दूर से तुम दोनों को देखता हूँ। मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम उसे डॉर्म तक छोड़ने जाते हो, जबकि मुझे तो उससे बात करने का भी हक नहीं है। मैंने हंसकर कहा, सुदा गोंगजी, तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? सू अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं सीरियस हूँ। मुझे ताऊजी से सच्चा प्यार हो गया है। मैंने आज तक इतनी प्योर और साफ दिल वाली लड़की नहीं देखी। मेरी बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास सिर्फ खूबसूरती है, पर वे वल्गर हैं। ताऊजी उनसे बिल्कुल अलग है। मैंने गुस्से में कहा, शुक्रिया, लेकिन ध्यान रखना, ताऊजी मेरी है, उसके बारे में सोचना भी मत। सू हंसा और बोला, ताऊजी तुम्हारी है तो शिया शुए का क्या? क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहते हो? क्या तुम्हें दोनों चाहिए? मैंने बिना झिझक कहा, हाँ, मुझे दोनों चाहिए। सू जोर से हंसा। उसने कहा, एक मर्द के पास कई औरतें हो सकती हैं, पर दिल में सिर्फ एक ही जगह होती है। वांग हाओ, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हें सिर्फ शिया शुए से प्यार है। तुमने ताऊजी के साथ सिर्फ इसलिए वक्त बिताया ताकि शिया शुए को जलन हो, वरना तुम बर्फ में वापस उसके पास क्यों जाते? उसने आगे कहा, तुमने ताऊजी को इतनी आसानी से छोड़ दिया। सुनो, अगर तुम्हें सच में शिया शुए चाहिए तो उसके साथ रहो। मैं ब्रिकहेड यानी ताऊजी के भाई और माइजी से बात कर लूंगा। मैं तुम्हें शहर में सुरक्षित रखूंगा। तुम्हें बस ताऊजी से दूर रहना है। यह सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम सपने मत देखो, मैं ताऊजी को कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। भाई जोर से हंसा। तुम लालच कर रहे हो। सच बताऊं, शिया शुए तुम्हारे पास तभी आई थी जब मैंने उसे छोड़ दिया था। वे तुम्हारी पहली पसंद नहीं, बल्कि हालात की वजह से तुम्हारे पास आई। ये सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा, तुम्हारा मुंह पर कोई एहसान नहीं है। मैं अब तुम्हें शियाओ बाई गे नहीं मानता। मुझे ना माइजी से डर लगता है, न तुमसे। मैं ताऊजी को कभी तुम्हें नहीं दूंगा। मैं वहां से चला गया। पीछे से सू चिल्लाया, अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं शिया शुए को वापस ले लूंगा और तुम दोनों से हाथ धो बैठोगे। डॉर्म रूम पहुंचते ही मेरे दोस्त इंतजार कर रहे थे। ये चेन ने कहा, मौका मिल गया है, माइजी परसों दोपहर कैफेटेरिया में खाना खाएगा। मैंने पूछा, वह वहां खाना खाएगा? वह तो उस जगह को गंदा मानता है। ये चेन ने समझाया, हाँ, वह आमतौर पर वहां नहीं खाता, लेकिन जिस लड़की के पीछे पड़ा है वह बहुत सिंपल है और वहीं रहती खाती है, इसलिए माई जी को उससे मिलने के लिए कैफेटेरिया आना पड़ेगा। अगली सुबह ब्रेक टाइम में मैं और ये चेन खिड़की से बाहर देख रहे थे। ये चेन बोला, माई जी एक लोकल बॉस है, इसीलिए वह कैफेटेरिया नहीं जाता, लेकिन जिस लड़की को वह पटाना चाहता है उसके लिए उसे वहां आना ही पड़ेगा। हॉलवे में खिड़की के पास खड़े होकर ये चेन ने मुझे माई जी का पूरा प्लान समझाया। माई जी एक लोकल बॉस है और उसे अपनी बहादुरी दिखानी होती है, इसलिए जब वो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हीरो बनता है तो अपने साथ ज्यादा लोग नहीं लाता, सिर्फ 2-3 बॉडीगार्ड और 2 गुंडे जो विलेन का रोल निभाएंगे। यानी माई जी के पास अधिकतम 5 या 6 लोग होंगे। हमारे 13 लोगों के लिए ये संख्या एकदम सही थी। मुझे भरोसा था कि इस लड़ाई के बाद हम एक ही रात में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन क्लासरूम में लौटने के बाद मेरा ध्यान लड़ाई पर नहीं बल्कि सुशियाओबाई की बातों पर अटक गया। उसने कहा था कि वह बस हाथ हिलाएगा और शिया शुए वापस उसके पास आ जाएगी। क्या वह सच में ऐसा कर सकता है? तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और सुशियाओबाई अंदर आया। उसके स्टाइलिश कपड़े और एटीट्यूड देखकर क्लास की लड़कियां उसकी तारीफ करने लगी। वह सीधे शिया शुए के पास गया और उसे बाहर बुलाया। शिया शुए बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई। मेरे दोस्त ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, हाओगे, ऐसी लड़की को भूल जाओ। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, उसके बारे में ऐसा मत बोलो, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। मैंने सोचा, क्या शिया शुए सच में सुशियाओबाई के पास चली जाएगी? मैंने अपना सिर डेस्क पर रख लिया। मुझे हमारा पहला किस याद आ गया, वे सारी मीठी यादें। फिर मैंने खुद से कहा, शायद ये अच्छा ही है, अब मैं बिना किसी टेंशन के ताऊजी के साथ रह सकता हूँ। मैंने अपने प्लान के नोट्स दोबारा देखे। कागज पर तो प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या।
मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसने जवाब दिया, हाओगे, तुम बस नर्वस हो रहे हो, लंच में हम सब मिलकर एक बार रिहर्सल कर लेंगे। लेकिन मुझे रिहर्सल नहीं करनी थी। मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी थी जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। मुझे ये चेन से मिलना था। मैं स्कूल से निकलकर सीधा इंटरनेट कैफे पहुंचा। वहां मैंने देखा कि ये चेन यानी यू चेंगफेई कीबोर्ड पर सिर रखकर सो रहा था। उसके दोस्त पास में बैठे थे। मैंने उसे हिलाया लेकिन वह नहीं उठा। उन्होंने कहा, हिलाने से नहीं उठेगा, उसके कान में जोर से चिल्लाओ, नान नान आ गई। मैंने वैसा ही किया और ये चेन तुरंत घबराकर उठ बैठा। सब जोर जोर से हंसने लगे। उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि ये चेन की नई गर्लफ्रेंड नान नान बहुत बड़ी फायर क्रैकर है। उसने ये चेन को धमकी दी है कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये चेन उससे इतना डरता है कि डॉर्म रूम छोड़कर इंटरनेट कैफे में रहने लगा है। अपने टफ बॉस को एक लड़की के सामने इतना बेबस देखकर सबकी हंसी छूट गई। इंटरनेट कैफे में यू चेंगफेई गहरी नींद में सो रहा था। उसे जगाने के लिए मैंने वही अल्टीमेट ट्रिक इस्तेमाल की। उसके कान में जोर से चिल्लाया, नान नान आ गई। वह तुरंत घबरा कर उठ बैठा। गुस्से में बोला, पागल हो गया है, ऐसे मत डराया कर, हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं हंस पड़ा। भाई, मैंने कोशिश की थी पर तू उठ ही नहीं रहा था, इसलिए यह किलर मूव इस्तेमाल करना पड़ा। बाहर सड़क पर आकर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया। सुन, ये प्लान एक तीर से दो निशाने वाला है। हम माइजी को कैफेटेरिया में घेरेंगे। मैं जेब से स्प्रिंग नाइफ निकालकर उस पर हमला करूंगा। एम्बुलेंस पहले से तैयार रहेगी और उसे अस्पताल ले जाएगी। स्कूल असेंबली में उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा और मैं नया बॉस बन जाऊंगा। यू चेंगफेई कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्लान ऊपर ऊपर से तो परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या तू जानता है कि मैं तुझे अपने वोकेशनल स्कूल में क्यों बुलाता हूँ? उसने समझाया, गैंग में दो तरह के लोग होते हैं। एक रेड स्टिक जो सबसे बड़ा फाइटर होता है, दूसरा व्हाइट पेपर फैन जो दिमाग लगाता है, स्ट्रेटेजिस्ट। तू फाइटर नहीं बन सकता, तू बहुत नरम दिल का है। याद है जोउ यांग को तूने 3 साल तक बुली होने दिया पर मार नहीं पाया। तू स्मार्ट है, चीजों को साफ देखता है, इसलिए तू व्हाइट पेपर फैन है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू लड़ाई में अच्छा नहीं है, हथियार होने के बावजूद तू माइजी को नहीं हरा पाएगा। मैंने गुस्से में चाकू निकाल लिया और कहा, मैंने माइजी को देखा है, मैं कर सकता हूँ। यू चेंगफेई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह गंभीर स्वर में बोला, किसी पर चाकू चलाना उतना आसान नहीं होता जितना फिल्मों में दिखता है। उसने आगे कहा, नए लोग जब पहली बार किसी पर हमला करते हैं तो अक्सर दो ही चीजें होती हैं, या तो डर के मारे बीच में रुक जाते हैं या फिर घबराहट में नियंत्रण खो बैठते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी स्थिति में शांत रह पाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो मुझे सिखा दे कि क्या करना है। यू चेंगफेई ने धीमे से कहा, मैं तुझे समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं चाहता कि तू माइजी पर हथियार इस्तेमाल करे, क्योंकि एक तीर से दो निशाने का मतलब अक्सर ये होता है कि यू चेंगफेई ने मुझे सड़क पर रोककर समझाया कि ये पूरा प्लान सच में एक तीर से दो निशाने वाला है। डायरेक्टर चाहता है कि माइजी स्कूल से बाहर हो जाए, लेकिन उसने मुझे चाकू क्यों दिया? किसी भी हथियार का नतीजा अनियंत्रित हो सकता है। एक स्कूल डायरेक्टर को यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या वह सच में मुझे बचा पाता? बिल्कुल नहीं। ये साफ तौर पर एक जाल लग रहा था। मुझे पहले से महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं जानबूझकर उस सच्चाई से आंखें चुरा रहा था। डायरेक्टर ने मुझे ऐसा हथियार दिया था जिसका अंजाम कोई भी मोड़ ले सकता था। यू चेंगफेई ने कहा, हाँ, यह पक्का एक तीर से दो निशाने हैं। तुम्हारा डायरेक्टर बहुत खतरनाक आदमी है। वह चाहता है कि तुम और माइजी एक दूसरे से भिड़ो, फिर मौका देखकर दोनों को स्कूल से बाहर कर दें। बाद में वह सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर डाल सकता है। मैंने पूछा, लेकिन उसने मेरे लिए यह जाल क्यों बिछाया? मैं तो वैसे भी स्कूल छोड़ना चाहता था। यू चेंगफेई ने वजहें गिनाई। पहली, माइजी को चुनौती देने के लिए तुम सबसे सही उम्मीदवार हो। दूसरी, उसने तुम्हारी काबिलियत देख ली है और शायद उसे डर है कि आगे चलकर तुम माइजी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हो। तीसरी, क्योंकि तुम जाने वाले थे, उसने सोचा कि जाते जाते उसकी एक बड़ी समस्या भी सुलझा दो। चौथी, मुर्गा मारकर बंदर को डराना, यानी एक उदाहरण बनाकर बाकी सबको नियंत्रण में रखना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यू चेंगफेई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, असल में तुम चेंगाओ छोड़ना ही नहीं चाहते। शायद मेरा विश्लेषण गलत हो, शायद डायरेक्टर सच में तुम्हें नया बॉस बनाना चाहता हो। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा विश्लेषण सही है। उसने मुझे जो दिया उससे उसका इरादा साफ हो गया। यू चेंगफेई बोला, तुम्हारा डायरेक्टर बेहद चालाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ओल्ड डॉग, माइजी और ब्रिकहेड जैसे लोगों को अपनी कठपुतलियों की तरह चला रहा है। वे सब सिर्फ मोहरे हैं। मैंने कहा, मैं अभी जाकर प्लान कैंसिल करता हूँ। जो उसने दिया है वह उसे वापस कर दूंगा। यू चेंगफेई ने मुझे रोक दिया। रुको, प्लान पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा। तुम्हें मेरा व्हाइट पेपर फैन, मेरा स्ट्रेटेजिस्ट बनना है। हमने बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दुश्मन की चाल को अपनी ताकत में कैसे बदला जाता है। हमें बस प्लान में एक छोटी सी चीज बदलनी है। क्लासरूम में लौटने पर मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मेरे दोस्त ने पूछा, सुबह तो तुम परेशान थे, अब इतने खुश क्यों हो? मैंने जवाब दिया, कल हम मशहूर हो जाएंगे। वह हंसा और बोला, माई जी के पास ताकत होगी लेकिन दिमाग नहीं। कल से तुम छेंगाओ के बड़े बॉसेज में गिने जाओगे।
मैंने उससे कहा, ये चेन और बाकी सबको बता दो कि कल बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलेंगे। फ्लोर प्लान का फाइनल रिहर्सल करना है। हॉलवे में चलते हुए मेरी नजर सुशियाओबाई और शिया शुए पर पड़ी। उन्हें देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, अब मुझे ताऊजी के पास जाना चाहिए। हॉलवे में अचानक ये चियान चियान मेरे पास आई। वह रो रही थी। उसने पूछा, वांग हाओ, क्या तुम्हारे पास समय है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीढ़ियों की तरफ खींच ले गई। हम रात के समय स्कूल के बाहर टहल रहे थे। वह गुस्से में सु शियाओबाई के बारे में बोल रही थी। उसने कहा, सु शियाओबाई सच में बहुत बुरा इंसान है। उसने हम जैसी सारी लड़कियों को छोड़ दिया ताकि वह ताऊजी के पीछे पड़ सके। वांग हाओ, तुम्हें ताऊजी पर नजर रखनी चाहिए, उसे मत खोना। मैंने कहा, हर किसी को ताऊजी को पसंद करने का हक है, वह मेरी निजी संपत्ति नहीं है। ये चियान चियान बोली, लेकिन तुम तो ब्रिकहेड के इकलौते मान्यता प्राप्त ब्रदर इन लॉ हो और ताऊजी भी तुम्हें पसंद करती है। अगर सुशियाओबाई अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन अब सुनो, वह वापस शिया शुए के साथ हो गया है। हम लड़कियां ये बेइज्जती कैसे सहें? मैं हैरान रह गया। क्या सु शियाओबाई और शिया शुए साथ हैं? उसने कहा, हाँ, वह शिया शुए बिल्कुल बेशर्म लिटिल थ्री है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। ये चियान चियान रोने लगी। उसने कहा, तुम्हें शिया शुए पसंद है ना? हम दोनों ही बेचारियां हैं। वह मुझसे लिपट गई और बोली, मेरा दिल टूट गया है। यू चेंगफेई सही था, मैं रेड स्टिक यानी फाइटर नहीं बन सकती। मेरा दिल बहुत कोमल है। अचानक वहां सुशियाओबाई और ताऊजी आ गए। सुशियाओबाई ने गुस्से में पूछा, वांग हाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? ये चियान चियान ने तुरंत मुझे धक्का दिया और सु शियाओबाई से चिपक गई। उसने कहा, शियाओबाई प्लीज मेरी बात मानो, वांग हाओ ने मुझे फुसलाया था, मैं निर्दोष हूँ। ताऊजी ने यह सब देखा। वह बहुत निराश लग रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और वहां से चली गई। सु शियाओबाई हंसने लगा। उसने कहा, इज्जत करो या मरो, अब पछतावा हो रहा है? अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं शिया शुए को छोड़कर वापस तुम्हें दे दूं। मैं मुस्कुराया और कहा, अच्छा, ये बहुत भावुक करने वाली बात है। और अगले ही पल मैंने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह जमीन पर गिर गया और चिल्लाया, मैं पूरे स्कूल के गुंडों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। मैं टीचर से बात करूंगा और तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैंने उसके पैर पर अपना पैर रखकर दबाव डाला और कहा, फिक्र मत करो, टीचर्स से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि स्कूल से तुम्हें निकाला जाए। मैं वहां से चला गया। चलते चलते मैंने सोचा, किसने कहा कि मैं निर्दयी नहीं हूं? मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। रेड स्टिक और व्हाइट पेपर फैन, मुझे दोनों बनना है। रात के समय बास्केटबॉल कोर्ट पर मैंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। अगला दिन बहुत महत्वपूर्ण था। हमने फाइनल रिहर्सल की ताकि माइजी के खिलाफ हमारा प्लान बिना गलती के पूरा हो सके। अगली सुबह क्लासरूम में बैठा था तो मेरे दोस्त लिu जिहोंग ने मुझे गौर से देखा। उसने कहा, हाओगे, मुझे लग रहा है कि तुम रातों रात बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में पहले वाली शांति नहीं है। अब वहां थोड़ी क्रूरता और ठंडापन दिख रहा है। मैंने हंसकर बात टाल दी और कहा कि शायद मैंने ज्यादा नॉवेल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि सु शियाओबाई और ताऊजी से जुड़े मामलों ने मुझे पहले से ज्यादा कठोर बना दिया है। फिर मैं सीधा डीन यानी ईयर स्लैप किंग के ऑफिस पहुंचा। डीन ने गुस्से में पूछा, तुमने सु शियाओबाई को फिर क्यों मारा? मैंने बिना डरे जवाब दिया, वह इसके लायक था। अगर वह फिर मिला तो मैं उसे फिर मारूंगा। डीन ने सिर पकड़ लिया और समझाया कि सु शियाओबाई के कनेक्शंस बहुत मजबूत हैं। वह चाहे तो मुझे स्कूल से निकलवा सकता है या मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा कर सकता है। लेकिन उसने यह भी माना कि उसने यह मामला दबा दिया क्योंकि उसके लिए मैं सु शियाओबाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। उसने मुझे सलाह दी, लड़कियों के लिए मत लड़ो। जब तुम स्कूल के बड़े लोगों में शामिल हो जाओगे तो लड़कियां खुद तुम्हारे पास आएंगी। मैंने मन ही मन सोचा कि यह डीन सच में अलग है, एक टीचर जो गैंगस्टर की तरह बात करता है लेकिन दिल से स्कूल की रक्षा करना चाहता है। डीन आगे बोलता रहा। उसने कहा कि आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और रिश्तों में उलझे रहते हैं, लेकिन उसके सख्त नियंत्रण की वजह से ही चेंग हाई बाकी स्कूलों से बेहतर है। तभी मैंने गंभीर होकर कहा, मैं सु शियाओबाई के बारे में बात करने नहीं आया था। मैं आपको बताने आया हूँ कि आज दोपहर में माईजी का सामना करने वाला हूँ। डीन चौंक गया। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, सच में? आज दोपहर कैफेटेरिया में? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले से एम्बुलेंस और सिक्योरिटी तैयार रखें। मैं नहीं चाहता कि गलती से किसी की जान जाए। डीन ने राहत की सांस ली और कहा कि वह सब इंतजाम कर देगा। उसने बस इतना कहा कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह डीन चाहे बाहर से कितना भी सख्त और रूखा लगे, भीतर से सच में स्कूल और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कैफेटेरिया में दृश्य बिल्कुल अलग था। माईजी ने कुछ लड़कों को किराए पर रखा था ताकि वे झांगलिंग को डराएं। वे लड़के घुटनों के बल बैठे भाभी कहकर माफी मांग रहे थे, लेकिन झांगलिंग ने साफ कह दिया कि वह माईजी की गर्लफ्रेंड नहीं है और न ही उनकी भाभी। उसने यह भी ताना मारा कि माईजी के किराए के अभिनेता बेहद नकली लग रहे हैं। माईजी गुस्से से भर गया। उसने झांगलिंग का चेहरा पकड़ लिया और उसे अपमानित करने लगा। तभी मैं बीच में आ गया और माईजी को धक्का दे दिया। वह गरज उठा, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? उसी समय ब्रिकहेड यानी जुआनतो वहां आ पहुंचा और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। माईजी हंस पड़ा। लगता है अपने साथ ये बड़ा मसलमैन भी बुला लाया है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए।
माई जी ने मेरे पीछे खड़े दोस्तों को देखकर ताना मारा, ये 4 कचरे के डिब्बे। गुस्से में मैंने अपनी प्लेट से मापो टोफू उठाया और सीधा उसके चेहरे पर दे मारा। अगले ही पल कैफेटेरिया में अफरा तफरी मच गई। मेरे दोस्तों ने माई जी के गुंडों को घेर लिया। अगले ही पल कैफेटेरिया में अफरा तफरी मच गई। मेरे दोस्तों ने माई जी के गुंडों को घेर लिया। मैं वहां से दौड़ पड़ा और माई जी मेरे पीछे भागा। हम स्कूल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे जहां ईंटों की दीवार खड़ी थी। मैं मुड़ा और उसे देखते हुए कहा, माई जी बताओ आज जमीन पर कौन गिरेगा? माई जी हंसा। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। क्या तू पागल हो गया है? एक हाथ से भी मैं तुझे हरा सकता हूँ। पुलिस स्टेशन की इंट्रोगेशन रूम में मैं रेडिएटर से हथकड़ी लगाकर खड़ा था। सामने बैठा गंजा डिटेक्टिव और उसके 2 साथी मुझे गौर से देख रहे थे। वो लोग हैरान थे कि एक स्टूडेंट इतना बर्दाश्त कैसे कर रहा है। 2 घंटे बाद वो लोग चले गए। उन्होंने कहा कि अगर टॉयलेट जाना हो तो आवाज लगाना। मैं वहां अकेला छोड़ दिया गया। मैं वहां जमीन पर बैठकर सोचने लगा। ये शांत माहौल मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, उस डीन ये स्लैप किंग के असली मकसद के बारे में और ताऊजी और शिया शुए के बारे में। अगली सुबह वो गंजा डिटेक्टिव वापस आया। मैंने पिछले 24 घंटे में न खाना खाया था, न पानी पिया था और न ही टॉयलेट गया था। उसने ये देखकर हैरानी जाहिर की। मैंने उससे टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी। उसने मुझे खोला और प्रेशर डालना शुरू किया। उसने कहा, जल्दी कन्फेस कर लो। वो स्टूडेंट जिसे तुमने छुरा घुसेड़ा है, वो जब होश में आएगा तो तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। मैंने पूछा, मैजी कैसा है? डिटेक्टिव ने कहा, अगर कुछ सीरियस होता तो तुम इतने रिलैक्स नहीं होते। उसने मुझे वापस रेडिएटर से बांध दिया। मैंने पूछा, क्या डीन डायरेक्टर आया था? उसने कहा, वो बिजी है तुम दोनों को स्कूल से निकालने में। फिर उसने बताया, बाहर कई स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां सुबह से इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, पर इंट्रोगेशन चल रहा है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते। अगर जल्दी मिलना है तो जल्दी कन्फेस कर दो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा कि लोग मेरे लिए आए हैं। डिटेक्टिव ने कहा, तुम्हारी लड़कियों में काफी पॉपुलैरिटी है। समझ नहीं आता आजकल की लड़कियां तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को क्यों पसंद करती हैं। मैंने पूछा, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो क्या होगा? डिटेक्टिव ने जवाब दिया, ये विक्टिम की इंजरी और तुम्हारे रिकॉर्ड पर डिपेंड करेगा। तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड साफ है, इसलिए शायद 1 महीने की डिटेंशन हो जाए। उसने आगे कहा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, आज दोपहर तुम्हारे पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स यहाँ आ रहे हैं। वो चला गया और बड़बड़ाया, इन टीनेजर्स को न मारा जा सकता है न डांटा जा सकता है। दोपहर को डिटेक्टिव मेरे पेरेंट्स को लेकर आया। मेरी माँ ने दौड़कर मेरे सर पर बंधी पट्टी चेक की और पूछा, हाउ हाउ ये क्या हुआ है? मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, कुछ नहीं माँ, बस लड़ाई हो गई थी, मैं ठीक हूँ। पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में मेरे पेरेंट्स आ गए थे। मेरे पापा बहुत परेशान थे और उन्होंने पूछा, हाउ हाउ बताओ क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें बुली किया? क्या तुमने मजबूरी में हाथ उठाया? सामने बैठा गंजा डिटेक्टिव बोला, ये लड़का बहुत जिद्दी है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहा है। उसने मेरे पेरेंट्स को चेतावनी दी कि अगर कुछ सीरियस हुआ तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा और फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेरे पापा ने घबरा कर कहा, हाउ हाउ ने मुश्किल से चेंगनान हाई स्कूल में एडमिशन लिया है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो उसका क्या होगा? तभी स्कूल के टीचर्स और ऑफिशियल्स आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, स्टूडेंट ने नाइफ यूज किया है, ये बहुत सीरियस क्राइम है, स्कूल इसे कभी माफ नहीं करेगा, हमें इसे एक्सपेल कर देना चाहिए और सख्त सजा देनी चाहिए। डिटेक्टिव मुझे अलग कमरे में ले गया। उसने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि तुम खून ऑपरेट नहीं कर रहे, सजा और बड़ी हो जाएगी। अचानक दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसने डिटेक्टिव को लीगे कहा और मुझे अपना छोटा भाई बताया। डिटेक्टिव हैरान था पर चला गया। वो लड़की मेरे पास आई और डांटने लगी, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? यू चेंगफेई ने तुम्हें क्या कहा था? बाहर सब तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो शॉक हो गई। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं यू चेंगफेई की गर्लफ्रेंड हूँ, नानन। मैंने तुरंत पहचाना। ओह, तो तुम ही साउजी भाभी हो। लेजेंड सुना था तुम्हारे बारे में, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने मेरे गाल खींचे और कहा, साउजी बोलो, साउजी, ये सुनने में अच्छा लगता है और लोग डर जाते हैं। मैंने माना, साउजी, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं टेस्ट कर रहा था कि क्या हमारा डीन डायरेक्टर मुझे बचाएगा। अगर स्कूल ने मुझे प्रोटेक्ट किया होता तो शायद मुझे एक्सपेल नहीं किया जाता। नानन ने गुस्से में मेरे सर पर हाथ मारा। तुम पागल हो क्या? यू चेंगफेई ने सब क्लियर कर दिया था। तुम उस टीचर पर भरोसा कर रहे हो जो तुम्हें स्कूल से निकालना चाहता है। तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैंने कहा, साउजी गलती हो गई, माफ कर दो। ऑफिस में नानन, जो यू चेंगफेई की गर्लफ्रेंड है, मुझे डांट रही थी। वह बहुत गुस्से में थी कि मैंने इतनी देर तक सच क्यों नहीं बताया। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स बाहर कितने परेशान हैं। मैंने अपनी चुप्पी की वजह बताई। मुझे 2 चीजों की चिंता थी। पहली, अगर मैं सच बोलता तो मेरे पेरेंट्स को क्या लगता, और दूसरी, अगर मैं सच बोलता तो युआन शाओ को पुलिस पकड़ लेती। नानन ने सिर हिलाया और कहा, पागल लड़के, क्या तुम्हें लगता है यू चेंगफेई बिना प्लान के तुम्हें ऐसा करने देगा? हमने ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि तुम्हें स्कूल से निकाला ना जाए। युआन शाओ ने जानबूझकर ऐसा अटैक किया है कि मैजी को ज्यादा चोट ना लगे। ये सिर्फ पैसों का मामला है, बस कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तुम बस जाकर सच बता दो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं समझ गया। मैं इंट्रोगेशन रूम में वापस गया। वहां मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और वो गंजा डिटेक्टिव लीगे मौजूद थे। डिटेक्टिव ने कहा, चलो अब बताओ क्या हुआ था। अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी सुनने दो। मैंने वो कहानी सुनानी शुरू की जो हमने प्लान की थी।
मैं दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा था। तभी मैंने देखा कि मैजी एक लड़की को परेशान कर रहा था। उसने लड़की का चिन्ह पकड़ लिया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे रोकने गया। मैजी ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। क्योंकि वो ताकतवर था, मैं भाग गया। मैं कैंटीन के पीछे वाली दीवार तक पहुंचा। वहां रास्ता बंद था। अचानक दीवार से एक अनजान लड़के ने छलांग लगाई। उसने मैजी को छुरा घुसेड़ दिया, छुरा वहीं फेंका और भाग गया। मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, मैं डर गया था। मुझे लगा वो रहस्यमय लड़का मुझे भी मार देगा या बाद में बदला लेगा। इसीलिए मैं डर के मारे चुप रहा। डिटेक्टिव ने गौर से सुना और पूछा, क्या ये सच है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, छुरा चेक करो, उस पर उस लड़के के निशान होंगे, मेरे नहीं। डिटेक्टिव ने सबको रूम से बाहर जाने को कहा। जब हम अकेले हो गए, उसने पूछा, क्या नानन ने तुम्हें ये कहने को कहा था? मैंने मना किया और कहा, नहीं, मैंने सच बोला है। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव वापस आया। उसने कंफर्म किया कि छुरे पर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। उसने कहा, तुम जा सकते हो। मैं स्कूल को एक स्टेटमेंट दूंगा ताकि तुम्हें एक्सपेल न किया जाए। अब तुम फ्री हो। वांग हाओ, जो अपने स्कूल का नया बॉस बनने की राह पर है, आज अपने सिर पर पट्टी बांधे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। उसके सारे दोस्त, ब्रिकहेड, शिया शुए और बाकी गैंग उसका इंतजार कर रही थी। ब्रिकहेड ने तुरंत पूछा कि सब ठीक है या नहीं। वांग हाओ ने सबको भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक है और स्कूल उसे नहीं निकाल सकता। लेकिन शिया शुए ने आगे आकर अपनी लॉयल्टी दिखाई। उसने वांग हाओ को बताया कि उसने स्कूल से बात कर ली है। क्योंकि वांग हाओ ने उसकी मदद के लिए लड़ाई की थी, इसलिए अगर स्कूल ने उसे निकालने की कोशिश की तो वह पूरी क्लास को लेकर प्रोटेस्ट करेगी। वांग हाओ मुस्कुराया। उसने शिया शुए का शुक्रिया अदा किया, पर उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वहां वांग हाओ के पापा आ गए। उन्होंने देखा कि ये सारे बच्चे दोपहर से बिना खाए खड़े हैं। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया कि वे वांग हाओ का ख्याल रखते हैं और सबको खाना खिलाने का वादा किया। पर इससे पहले कि वे लोग खाना खाने चलते, ब्रिकेड ने वांग हाओ को अलग बुलाया। उसके पास कुछ जरूरी बात थी। ताऊजी भी वहां खड़ी थी। ब्रिकेड ने बताया कि ताऊजी उस रात उस पर गुस्सा नहीं थी, बल्कि उसे पहले से पता था कि सू शियाओबाई ने एक ट्रैप बिछाया है। ताऊजी ने खुद वांग हाओ को पूरा सच बताया। उस रात सू शियाओबाई उसके पास आया और बोला कि उसने वांग हाओ को ये छिंगछिंग के साथ बाहर जाते देखा है। ताऊजी को लगा कि वांग हाओ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर से उसे कुछ अजीब जरूर लगा। वह वांग हाओ को देखना चाहती थी, इसलिए वह सू शियाओबाई के पीछे चल पड़ी। सू शियाओबाई उसे सीधा एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहां उसने देखा कि ये छिंगछिंग वांग हाओ की गोद में सिर रखकर रो रही है। लेकिन जैसे ही ताऊजी और सू शियाओबाई वहां पहुंचे, ये छिंगछिंग के आंसू गायब हो गए। उसके बाद दोनों ने एक जबरदस्त नाटक शुरू कर दिया। सू शियाओबाई ने गुस्से में पूछा कि वांग हाओ उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों पकड़े हुए है, और ये छिंगछिंग ने रोने का नाटक करते हुए कहा कि वांग हाओ ने उसे फंसाया है। ये सुनकर वांग हाओ को गुस्सा आ गया, लेकिन ताऊजी ने शांति से कहा कि उनकी एक्टिंग अच्छी थी। पर पूरी सिचुएशन इतनी इलॉजिकल थी कि उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब सू शियाओबाई ने उसे दिखाने के लिए प्लान किया है। वांग हाओ ने पूछा कि अगर उसे सब पता था तो वह बिना कुछ बोले वहां से क्यों चली गई। ताऊजी ने बताया कि वह जानती थी कि वांग हाओ अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सू शियाओबाई की बुरी तरह पिटाई करेगा। उसे वायलेंस पसंद नहीं था और वे नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वांग हाओ अपना गुस्सा कंट्रोल करे, इसलिए वह चली गई, ये सोचकर कि अगले दिन वांग हाओ खुद आकर सब एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन जब वांग हाओ नहीं आया तो उसने ब्रिकेड को भेजा। ब्रिकेड ने मजाक में कहा कि क्योंकि दोनों शादीशुदा कपल की तरह हैं, इसीलिए वह कैफेटेरिया गया ताकि वह लड़ाई रुकवा सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वांग हाओ तो माइजी से लड़ने ही वाला है। ताऊजी शर्मा गई और अपने भाई को डांट दिया कि वह ऐसी बकवास बातें न करे। पर अब जब यह गलतफहमी दूर हो गई है तो वांग हाओ के पास माइजी को हराने का प्लान अभी भी बाकी है, और सू शियाओबाई का यह नाटक दिखाता है कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। ब्रिकेड का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने वांग हाओ को घूरते हुए कहा, वांग हाओ, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि पिछले सालों में मैंने कितने लड़कों को रास्ते से हटाया है जो मेरी बहन को डेट करना चाहते थे। तुम सच में भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह मौका मिला। लेकिन तभी ताऊजी बीच में कूद पड़ी। उसने बताया कि कल जब पुलिस वांग हाओ को ले गई थी, तब उसने और ब्रिकेड ने शिया शुए की मदद देखी थी। उसने कहा, वांग हाओ, शिया शुए का तुम्हारे लिए प्यार बहुत गहरा है, तुम्हें उसके साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब पीछे हट जाऊंगी। वांग हाओ हैरान रह गया। ताऊजी ने आगे कहा, तुम्हें कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने भाई से बात कर ली है, अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम बस खुशी खुशी शिया शुए के साथ रहो। फिर ताऊजी ने एक आखिरी रिक्वेस्ट की, वांग हाओ, क्या तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो, बस एक बार, उसके बाद मेरे दिल को चैन मिल जाएगा और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वांग हाओ ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। ये एक इमोशनल गुड बाय था। लेकिन जैसे ही हक टूटा, ब्रिकेड ने वांग हाओ को अलग खींचा और कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, ब्रिकेड ने अचानक वांग हाओ के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। वांग हाओ दर्द से दोहरा हो गया। ब्रिकेड ने गुस्से में कहा, सच सुनो, मैंने तुम्हें सच में माफ नहीं किया है। तुमने और ताऊजी ने तो पहले ही हेवन और अर्थ को बो करके शादी कर ली है। तुम दोनों असली हस्बैंड वाइफ हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, जल्दी से शिया शुए से रिश्ता खत्म करो, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, ताऊजी को मत बताना कि मैंने तुम्हें धमकाया है।
सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर। वांग हाओ के पेरेंट्स, उसके दोस्त और शिया शुए सब साथ में खाना खा रहे हैं। वांग हाओ के पापा थोड़ा ड्रिंक कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं कि ये बच्चे चुपके चुपके जरूर पीते होंगे। माहौल थोड़ा रिलैक्स था। तभी ये चेन जो थोड़ा फ्लश हो रहा था शायद ड्रिंक की वजह से, उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने वांग हाओ की माँ से पूछ लिया, आंटी क्या आपको पता है कि शिया शुए वांग हाओ की गर्लफ्रेंड है? टेबल पर सन्नाटा छा गया। वांग हाओ और शिया शुए दोनों शॉक हो गए। ये चेन को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए सफाई देनी शुरू की। नहीं नहीं आंटी, मैं झूठ बोल रहा था, प्लीज बिलीव मत करना। वांग हाओ और शिया शुए डेटिंग नहीं कर रहे, मैं बस बकवास कर रहा था। असल में वांग हाओ तो शिया शुए को पटाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक सक्सेस नहीं मिली। पर वांग हाओ की माँ को यह बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। उल्टा उन्होंने खुशी खुशी शिया शुए को अपने पास बिठा लिया और उससे उसके फैमिली के बारे में पूछना शुरू कर दिया। शिया शुए ने बताया कि उसके पापा लैंड ब्यूरो में हैं और उसकी मम्मी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो में है। वांग हाओ की माँ तो और खुश हो गई। उन्होंने कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, ये तो हमारे हाव हाव के लिए परफेक्ट मैच है। बाकी दोस्त भी मजाक करने लगे और सजेस्ट करने लगे कि अभी शादी फिक्स कर लेनी चाहिए ताकि यह अच्छी बहू हाथ से ना निकल जाए। पूरा टेबल जोर जोर से हंसने लगा और वांग हाओ बस शर्मिंदा होकर सिर झुकाए बैठा रहा। डिनर टेबल पर माहौल अब एकदम रिलैक्स और मस्ती वाला है। वांग हाओ की माँ ने शिया शुए का हाथ अपने हाथों में ले रखा है और अपने पति को छेड़ रही है कि वह बच्चों को तो पीने दे रहे हैं, पर उन्हें अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू ढूंढने से क्यों रोका जा रहा है। वह सीधे शिया शुए से पूछती है कि उसे किस टाइप का लड़का पसंद है ताकि वह उसे गाइड कर सके। वांग हाओ ये सुनकर बस शर्मिंदा होकर मुस्कुराता रह जाता है। एक घंटे बाद डिनर खत्म होता है। वांग हाओ के पापा पूरी तरह से नशे में धुत हैं और लड़खड़ा रहे हैं। जब बिल पे करने की बारी आती है तो नशे में वो जिद करते हैं कि बिल वहीं पे करेंगे और वांग हाओ को रोक देते हैं। जब पूरा ग्रुप रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो पापा सबको वार्न करते हैं कि नशे की हालत में टीचर्स से बचकर रहना, पर वांग हाओ की माँ उसे अलग खींचकर एक साइड ले जाती है। वह खुलकर कहती हैं कि शिया शुए सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने बताया कि शिया शुए के मार्क्स वांग हाओ से बहुत अच्छे हैं और उसके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। वह वांग हाओ को समझाती हैं कि उसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छी बीवी उसकी लाइफ सेट कर सकती है। वांग हाओ को ये बातें थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं। वह अपनी माँ को चुप कराता है और उन्हें अपने नशे में धुत पापा को संभालने भेज देता है। जब सब लोग टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं तो वांग हाओ और शिया शुए अकेले सड़क पर वॉक करने लगते हैं। वांग हाओ अपनी माँ की बातों के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि वह थोड़ी मटेरियलिस्टिक हो गई है, पर शिया शुए मुस्कुराती है और कहती है कि उसे वांग हाओ की माँ बहुत अच्छी लगती है। वह विश करती है कि उसकी माँ भी उतनी ही ओपन माइंडेड होती। ये सुनकर वांग हाओ का दिल पिघल जाता है और वह धीरे से शिया शुए का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी शिया शुए रुक जाती है। उसका मूड अचानक सीरियस हो जाता है। वह वांग हाओ से कहती है कि वह रूमर्स पर भरोसा न करे। उसने साफ बताया कि उसने सू शियाओबाई को रिजेक्ट कर दिया है। उसे एहसास हो गया था कि वह सू शियाओबाई से प्यार नहीं करती। भले ही सू शियाओबाई ने उसे पहले डंप किया था, लेकिन तब भी वह उससे ब्रेकअप कर लेती क्योंकि उस वक्त तक वह पहले ही वांग हाओ को पसंद करने लगी थी। शिया शुए ने अपनी कमजोरियां भी स्वीकार की। उसने कहा कि उसका नेचर थोड़ा खराब है, वह बिना बात के गुस्सा कर लेती है, पर वह बस ये चाहती थी कि वांग हाओ उसे मनाए। उसे वह फीलिंग पसंद है जब कोई उसे पैम्पर करे, उसे प्यार करे। वह रोने लगती है और पूछती है कि आखिर वांग हाओ उसे यह प्यार क्यों नहीं दे पाता। वांग हाओ का दिल भर आता है। वह आखिरकार अपनी छुपी हुई बात बता देता है। उसने समझाया कि पिछले कुछ दिनों से वह ये चेन और बाकी दोस्तों के साथ माइजी को खत्म करने का एक बड़ा प्लान बना रहा था। वह चाहता था कि पहले वह माइजी को हरा दे, स्कूल का बॉस बने और उसके बाद वह बिना किसी डर के पूरी तरह सुरक्षित होकर शिया शुए के साथ रह सके। शिया शुए ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसने बताया कि उसने सुना था कि वांग हाओ ने माइजी को चाकू मार दिया और पुलिस उसे ले गई। जब वह पुलिस वैन के पीछे भागी थी तब उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसे एहसास हुआ कि वांग हाओ उन दोनों के भविष्य के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और कितनी कुर्बानियां दे रहा है। इसी वजह से उसने पूरी स्कूल के सामने हिम्मत करके उसका साथ दिया था। वह वांग हाओ से वादा करती है कि वह हमेशा उसका इंतजार करेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त शिया शुए अचानक एक ऐसा सवाल पूछती है जिसने वांग हाओ को हिलाकर रख दिया। उसने वांग हाओ की आंखों में देखते हुए पूछा, वांग हाओ मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें ताओजी से प्यार है? वांग हाओ शॉक रह जाता है। शिया शुए ने आगे कहा कि उसने देखा था कि वांग हाओ ने ताओजी को कैसे हक किया था। उसने कहा कि जब वांग हाओ ताओजी को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूरी, गिल्ट और एक गहरा दर्द था। वे कहती है कि ये वही एक्सप्रेशन होता है जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है लेकिन उसके साथ नहीं रह सकता। शिया शुए रोते हुए वांग हाओ से आखिरी सवाल पूछती है, वांग हाओ तुम्हारा दिल आखिर किसके लिए धड़कता है, मैं या ताओजी? वांग हाओ चुप रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। शिया शुए के आंसू बहने लगते हैं। वे कहती है कि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि उसने ये बात नोटिस कर ली। पहले उसे लगता था कि वांग हाओ बस उसे जलाने के लिए ताओजी के साथ समय बिता रहा है,
लेकिन जब उसने देखा कि वांग हाओ ने ताओजी के लिए पूरा एक दिन लगाकर शेक्सपियर के नोट्स लिखे तो उसे समझ आ गया कि वांग हाओ के दिल में ताओजी के लिए फीलिंग्स सच में कुछ अलग हैं। शिया शुए के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने वांग हाओ से दर्द भरे लहजे में पूछा, आखिर क्यों जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तभी तुम मुझे ये एहसास दिला रहे हो कि मैं तुम्हें खोने वाली हूँ। शिया शुए ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि जब वह सू शियाओबाई के साथ थी तब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं, क्योंकि वह उससे प्यार ही नहीं करती थी। लेकिन जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह उसे 100% अपना बनाना चाहता है, वह उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकता। उसने आखिर में कहा, वांग हाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और से भी प्यार करते हो, इसीलिए हमें अभी अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है, मैं हूँ या ताओजी, तब तुम हम में से किसी एक के पास आना। मेरी उम्मीद है कि वह मैं होंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बता सको कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। अगली सुबह वांग हाओ स्कूल जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस शिया शुए का वही सवाल घूम रहा था, मैं आखिर किससे प्यार करता हूँ। वह खुद कंफ्यूज था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्लासरूम में पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी डेस्क गायब थी। एक क्लासमेट ने बताया कि होमरूम टीचर ने उसे हटवा दिया है क्योंकि वांग हाओ तो एक्सपेल होने ही वाला है। वांग हाओ गुस्से में बोला, मैं अभी तक एक्सपेल नहीं हुआ हूँ। उसने तुरंत अपने दोस्तों गोंग निंग, ली मू, लिू जिहोंग और ओ यांग जियाओ को आवाज लगाई और उनसे कहा कि वे टीचर की डेस्क नीचे ले आए। सबके हैरान रह जाने पर उन दोस्तों ने टीचर की भारी डेस्क उठाकर क्लास के बीच में रख दी। वांग हाओ बिना डरे उस पर बैठ गया। तभी टीचर के क्लास में आए और यह देखकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वांग हाओ, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए चुनौती दी, सर, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आपने मेरी चेयर क्यों हटाई? चलिए एक शर्त लगाते हैं, अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मैं जमीन पर रेंगते हुए स्कूल से बाहर जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं निकाला गया तो यह टीचर की डेस्क हमेशा के लिए मेरी डेस्क बन जाएगी। पूरी क्लास सन्नाटे में आ गई। वांग हाओ ने सबसे पूछा, क्या आपको यह शर्त मंजूर है? डेयर यू? टीचर के गुस्से का कोई असर वांग हाओ पर नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों गोंग निंग, ली मू, लिू जिहोंग और ओयांग जियाहाओ को आवाज लगाई और उनसे कहा कि वे टीचर की डेस्क वापस अपनी जगह पर रख दें। उसके बाद वांग हाओ बिना किसी डर के क्लासरूम से बाहर निकल गया और सीधा डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ चल दिया। डायरेक्टर अपने केबिन में बैठे थे जब वांग हाओ अंदर आया। वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया और एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। डायरेक्टर ने हैरानी से कहा, तुम अभी तक यहाँ हो? मैं सोच रहा था कि ये सब देखकर तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। डायरेक्टर ने पूछा, अब आगे क्या करने का इरादा है? वांग हाओ ने धुआं छोड़ते हुए कहा, अब जब मामला यहाँ तक आ ही गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्लो के साथ चलूं। मैं माइजी की जगह स्कूल का नया बॉस बनूंगा। डायरेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चेतावनी दी, लेकिन अपनी हद में रहना। मैं अब सू शियाओबाई के मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। स्कूल में सीधे रास्ते पर चलो, वरना मुझे तुम्हें निकालने में देर नहीं लगेगी। वांग हाओ मुस्कुराया, अब मुझे निकालना उतना आसान नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइजी को निकालना मुश्किल था। यह सुनकर डायरेक्टर गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। वांग हाओ, ज्यादा मत उड़ो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि सीधे रहो। अगर तुमने हद पार की तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने की। वांग हाओ ने शांति से अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और कहा, चलिए, जब बात यहाँ तक आ गई है तो और कुछ कहने को नहीं बचा। वह वहां से उठकर चला गया। स्कूल से निकलने के बाद वांग हाओ सीधा इंटरनेट कैफे पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, वहां बैठे सभी स्टूडेंट्स ने उसकी तरफ देखा। कानाफूसी शुरू हो गई। क्या वह वही वांग हाओ है? वही लड़का जिसने माइजी को चाकू मारा? वह तो बहुत पतला दुबला लग रहा है। क्या वह सच में नया बॉस बन सकता है? वह तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वांग हाओ अंदर गया और देखा कि उसके आसपास कोई खास भीड़ नहीं है। एक बॉस के पास इतने कम लोग, थोड़ा लो प्रोफाइल तो है, उसने सोचा। कुछ लोगों ने उसे ग्रीट किया, हाओ जी आ गया, बॉस बनने की बधाई हो। वांग हाओ कैफे के अंदर गया जहां नियॉन लाइट्स जल रही थीं। वहां एक लड़की कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी। वांग हाओ ने उसे साओजी भाभी कहकर पुकारा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाओ जी, तुम आ गए। तभी वांग हाओ ने देखा कि उस लड़की की कुर्सी के नीचे जमीन पर यूगे लेटा हुआ है। वांग हाओ ने उसे आवाज लगाई तो यूगे ने आंखें खोली और कहा, हाओ जी, मैं यहाँ हूँ। यूगे ने लड़की से कहा, बेबी जान, जरा उठो ना, मेरा भाई हाओ जी आया है, मुझे उससे बात करनी है। लड़की ने छिड़कर कहा, अच्छा, अब बड़े मीठे बन रहे हो। जब मैं यहाँ आई थी तब तुम इतनी गहरी नींद में थे। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया लेकिन तुम उठे ही नहीं। मैं तो तुम्हारे ऊपर बैठ गई थी, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यूगे हैरान रह गया। 6 घंटे? तुम दोपहर से यहाँ हो? लड़की हंसते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि 6 घंटे हो गए? तुम तो 2 घंटे पहले ही उठे थे और एक्टिंग कर रहे थे कि ओ बेबी तुम कब आई। तुम्हारा टाइम कैलकुलेशन तो कमाल का है।
इंटरनेट कैफे के अंदर का नजारा कुछ अलग ही था। नान नान जो गुस्से से भरी हुई थी यू चेंगफई को डांट रही थी जो गेमिंग चेयर पर लेटा हुआ था। नान नान ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें बचाने पुलिस स्टेशन गई थी और तुम यहाँ गेम खेल रहे हो। मैंने तुम्हें इतना बुलाया पर तुम 3 घंटे तक सोने का नाटक करते रहे। यू चेंगफई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डर गया था कि तुम गुस्सा हो जाओगी। नान नान ने उसे धक्का दिया और कहा, अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम 2 घंटे पहले ही जाग गए थे। वांग हाओ ने बीच में कहा, यूंगे क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? नान नान ने पहले तो मना किया पर वांग हाओ की रिक्वेस्ट पर मान गई। उसने कहा, ठीक है पर ध्यान रखना अगर तुम यू चेंगफई को वापस नहीं लाए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जब नान नान चेयर से उठी तो यू चेंगफई ने कहा, बेबी तुम्हारे बैठने से मुझे दर्द नहीं होता बल्कि खुशी होती है। तुम तो पंख जैसी हल्की हो। नान नान मुस्कुराई पर बोली, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, बस मुझसे दूर मत भागो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। यू चेंगफई ने उससे वादा किया और वांग हाओ के साथ बाहर आ गया। दोनों सड़क किनारे बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वांग हाओ ने पूछा, यूगे तुम अचानक डोंगुआन टाउन क्यों जाना चाहते हो? यू चेंगफई ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, तुमने नान नान को देखा, हमें उससे दूर रहना चाहिए। वांग हाओ हैरान रह गया, क्यों? वह तो अच्छी लड़की है, सुंदर है, उसका नेचर भी अच्छा है। यू चेंगफई हंसते हुए बोला, अच्छी है? तुमने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं की है? वो इतनी क्लिंगी है कि बाथरूम तक मेरे पीछे आती है। मैं एक आजाद परिंदा हूँ, मेरे जैसे आदमी के लिए गर्लफ्रेंड का बोझ उठाना मुश्किल है। जियांगाहू में कौन गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है? वांग हाओ ने कहा, तुम पागल हो, वह तुमसे प्यार करती है। यू चेंगफई सीरियस हो गया। उसने कहा, नान नान अच्छी लड़की है पर वह मेरे लिए सूटेबल नहीं है। हमारी फैमिलीज मैच नहीं करती। तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूँ, पर नान नान के पापा बेयुआन सिटी के डिप्टी मेयर हैं। हमारे बीच बहुत बड़ा गैप है। अगर हम साथ रहेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। यूगे ने वांग हाओ को नान नान के बारे में और जानकारी दी। उसने कहा कि नान नान वोकेशनल स्कूल में अपने गुस्से के लिए बहुत मशहूर है, एकदम छोटी मिर्ची जैसी। वह बहुत फायरी है और मामूली सी बात पर लड़ाई पर उतर आती है। और क्योंकि उसके पापा सिटी के डिप्टी मेयर हैं, इसलिए वह थोड़ी अहंकारी भी है और उसका एटीट्यूड भी खराब है। लेकिन यूगे ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नान नान बहुत ज्यादा चिपकू है। वह जहां भी जाता है उसके पीछे पीछे आ जाती है। वह चाहे कितना भी छिपने की कोशिश कर ले, नान नान उसे ढूंढ ही लेती है, चाहे जमीन ही क्यों ना खोदनी पड़े। वांग हाओ ने पूछा, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो तुम उसके साथ क्यों हो? यूगे ने गहरी सांस लेते हुए पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वे लोग पहली बार अपना ग्रुप बना रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि वोकेशनल स्कूल के सबसे बड़े बॉस को हराकर अपनी रेपुटेशन बनाएंगे। लेकिन वोकेशनल स्कूल का माहौल अलग होता है। वहां लड़ाइयां बहुत सीरियस होती हैं और अक्सर वेपन्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि वे लोग बेयुआन में नए थे और उनका कोई बैकिंग नहीं था, इसलिए उन्हें एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। इसी वजह से यूगे ने नान नान को टारगेट किया। नान नान वोकेशनल स्कूल में बहुत पावरफुल थी। वहां कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। यूगे ने उसे पटाया ताकि उन्हें वह प्रोटेक्शन मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसी वजह से उन्होंने वह बड़ी फाइट की थी जो 3 स्कूलों में मशहूर हो गई थी। फाइट के बाद नान नान ने ही उन्हें स्कूल और पुलिस से बचाया था। उसके कनेक्शंस की वजह से उनके भाइयों की रेपुटेशन बन गई थी। वांग हाओ को अब समझ आया कि यूगे और नान नान का रिश्ता पुराना है। यूगे ने बताया कि वे लगातार ब्रेकअप और मेकअप करते रहते हैं। हर हफ्ते एक बार उनकी लड़ाई जरूर होती है। इसीलिए उसके दोस्त मजाक में कहते हैं कि यूगे ने फिर नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और फिर कुछ समय बाद वे दोनों वापस साथ आ जाते हैं। वांग हाओ ने कहा कि यूगे को नान नान को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसने यूगे की बहुत मदद की है। यूगे मान गया। उसने कहा कि नान नान दिखने में सेक्सी है और उसके साथ होने से उसका स्टेटस भी बढ़ता है। उसने माना कि शुरुआत में उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे, लेकिन बाद में वह सच में उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन अब वह परेशान है क्योंकि नान नान का व्यवहार बहुत अनरीजनेबल हो गया है। उसका गुस्सा और जिद अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। वांग हाओ ने कहा कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन यूगे ने कहा कि नान नान में सिर्फ कमी नहीं बल्कि एक डिफेक्ट है। उसने एक उदाहरण दिया। वे लोग अलग अलग क्लास में हैं, इसलिए नान नान अक्सर उससे मिलने आ जाती हैं। एक बार जब वो आई तो उसने देखा कि यूगे एक दूसरी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा है। नान नान ने बिना कुछ बोले गुस्से में उस लड़की के ऊपर किताबों से भरा पूरा डेस्क फेंक दिया है। वे कहता है कि उससे बचने के लिए या तो इंटरनेट कैफे में छिपा रहता है या डॉर्म में। लेकिन आज दोपहर जैसे ही उसने नान नान को देखा, वह तुरंत लेटकर सोने का नाटक करने लगा। लेकिन नान नान ने उसे छोड़ा नहीं और सीधा उसके ऊपर बैठ गई, फिर उठने का नाम ही नहीं लिया। यह सुनकर वांग हाओ जोर जोर से हंसने लगा। यूगे को गुस्सा आ गया और उसने वांग हाओ के बाल नोचना शुरू कर दिए। लेकिन वांग हाओ हंसते हुए बोला, यूगे सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम नान नान से बहुत प्यार करते हो। यूगे ने उसे पागल कहा, लेकिन वांग हाओ ने अपनी बात समझाई। उसने कहा, सोचो नान नान एक लड़की है। अगर तुम सच में उसे हटाना चाहते तो एक धक्का देकर उसे गिरा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए शेबुदे यानी मोह था। तुम उसे हटाना ही नहीं चाहते थे। यूगे ने बहाना बनाया कि वो इसलिए नहीं हटाता क्योंकि उसे डर है कि नान नान उसे मारेगी। लेकिन वांग हाओ ने तुरंत पकड़ लिया। अरे यार, वो तुझे मार भी नहीं सकती। तू इसलिए डरता है क्योंकि तू जानता है कि अगर वो तुझे मारेगी तो तू वापस हाथ नहीं उठाएगा।
वांग हाओ ने आगे कहा, अगर कोई इंसान सच में किसी से बचना चाहे तो वह ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन तू हर बार उसे अपने पास आने देता है। इसका मतलब तेरा दिल चाहता है कि वह तेरे पास रहे। तुम दोनों एक हुआनशी युआन जिया हो, यानी ऐसी जोड़ी जो लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन कभी अलग नहीं हो सकते। यूंगे घबरा गया और बोला, मैं उस छोटी मिर्ची के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। वांग हाओ ने मजाक में कहा, अगर कल को तुम दोनों अलग हो गए तो तू मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा और रोते हुए कहेगा कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यूंगे ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा दिन कभी आया तो मैं ढोल बजाऊंगा, पटाखे फोड़ूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं कितना खुश हूं। फिर यूगे ने बात बदलते हुए पूछा कि माइजी और युआन शाओ का क्या करेंगे। उसने बताया कि युआन शाओ कुछ दिनों के लिए छिपा हुआ है ताकि शोर शराबा थोड़ा शांत हो जाए, और माइजी को संभालने के लिए वह नान नान पर भरोसा करता है क्योंकि नान नान के पास काफी पावरफुल कनेक्शंस हैं। वह कई गुआन एरदाई यानी अधिकारियों के बच्चों और फू एरदाई यानी अमीर घरों के बच्चों को जानती है। उसका सर्कल बहुत बड़ा है, इसीलिए माइजी को संभालना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वांग हाओ ने खुश होकर कहा, सही है, नान नान जी बहुत अच्छी हैं, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी अचानक नान नान पीछे से आई और वांग हाओ का कान पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, साओजी यानी भाभी, बोलना सीख ले, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है। यूंगे हैरान रह गया और पूछा, तू कब बाहर आई? नान नान मुस्कुराई और बोली, जब तुम ढोल बजाने और पटाखे फोड़ने की बात कर रहे थे। बताओ, ऐसी कौन सी खुशी है जिसके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया? यूगे ने खुशी में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी शादी वाले दिन मैं ढोल बजाऊंगा, पटाखे फोड़ूंगा और तुम्हें लेने के लिए लंबी कार काफिला लेकर आऊंगा। नान नान खुश होकर बोली, सच में? हस्बैंड, आपने प्रॉमिस किया है, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। यूगे ने कहा, बिल्कुल, क्या तुम किसी और से शादी करने की हिम्मत करोगी? नान नान हंसी और बोली, नहीं, नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी किसी और को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तभी नान नान ने वांग हाओ का कान खींचा और कहा, साओजी यानी भाभी, बोलो मुझे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। वांग हाओ दर्द में चिल्लाया, नान नान जी, मेरा कान छोड़ो। नान नान गुस्से में बोली, क्या तुम थाईलैंड जाना चाहते हो? वांग हाओ ने समझाया, नहीं, मुझे लगता है नान नान जी कहना ज्यादा अपनापन दिखाता है, और अगर तुम मेरी बहन हो तो अगर यूगे तुम्हें परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे लिए खुलकर खड़ा हो सकता हूँ। नान नान को यह बात पसंद आई। उसने कहा, सही बात है, गुड ब्रदर, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। अगर यूगे ने मुझे बुली किया तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना पड़ेगा। वांग हाओ ने तुरंत हाँ भरी, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने तुम्हें छुआ भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूगे हंसते हुए बोला, अच्छा है हाओजी, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम दोनों एहसान फरामोश हो। फिर तीनों हंसने लगे। यूगे ने कहा, चलो खाना खाते हैं। उसने सड़क के दूसरी तरफ एक नूडल्स शॉप की तरफ इशारा किया। नान नान घबरा कर बोली, क्या वहां का खाना खाया जा सकता है? वहां का खाना कैसा होगा? यूगे ने कहा, खाना है तो यहीं खाएंगे। ये कहकर उसने नान नान को अपनी पीठ पर उठा लिया। नान नान चिल्लाई, यूं चेंगफेई, तुम्हारी स्किन फिर खुजला रही है क्या? क्या तुम मेरे छुटकी काटने वाले हाथ का मजा चखना चाहते हो? वे लोग नूडल्स शॉप पहुंचे। टेबल गंदी थी। नान नान ने टिश्यू से टेबल साफ की और कहा, क्या हम यहाँ खा सकते हैं? चलो, मैं तुम्हें किसी और जगह ले चलती हूँ, हाइजीन बहुत जरूरी है। यूगे ने मजाक में कहा, देखो, प्रिंसेस डिजीज फिर आ गई, दो बड़े मर्द आपस में फुसफुसा रहे हैं, शर्म नहीं आती? यूगे ने मालिक को आवाज लगाई, बॉस, मुझे 15 बाउल हुई मियन देना, 3 यहीं खाएंगे, बाकी पैक कर देना। एक बाउल में ग्रीन अनियन और धनिया मत डालना, और ज्यादा ओनैली भी मत बनाना। जब खाना आया तो उसमें ग्रीन अनियन और धनिया थे। नान नान गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना, ग्रीन अनियन और धनिया मत डालना, और ये इतना ओनैली क्यों है? क्या तुम्हें पता है मैं अभी ये दुकान तोड़ सकती हूँ? शेफ बाहर आया और बोला, दुकान तोड़ी जा सकती है, लेकिन हुई मियन की रेसिपी नहीं बदली जा सकती। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सिग्नेचर डिश खराब हो जाएगी। यूगे ने नान नान को रोका और कहा, रुको, बॉस सही कह रहा है। सब खाना खाने लगे। यूगे ने कहा, देखो, ग्रीन अनियन और धनिया के साथ ये ज्यादा टेस्टी लगता है। नान नान गुस्से में बोली, तुम्हें टेस्ट की समझ नहीं है, मैं ये चीजें जिंदगी भर नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर उसने एक बाइट ली और माना, वैसे ये काफी टेस्टी है। वांग हाओ ने भी खाया और कहा, सच में बहुत टेस्टी है। यूगे ने कहा, जल्दी खाओ हाओजी, क्या देख रहे हो? नान नान ने कहा, तुम लोग मुझे परेशान मत करो, वरना मैं ये सब कभी नहीं खाऊंगी। फिर सब ने मिलकर खाना खाया। नान नान ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वह वांग हाओ के लिए एक व्हाइट पेपर फैन यानी एक अच्छी सलाहकार बन सकती है। लेकिन यूगे ने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका दिमाग इतना छोटा है कि उसमें दिमाग से ज्यादा पानी भरा है, जो स्ट्यू बनाने के लिए भी काफी है। नान नान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाती है कि वह उसकी बेइज्जती नहीं करने देगी। यूगे गंभीर होकर वांग हाओ को समझाता है कि माइजी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसके पास कोई सलाहकार नहीं था। वह वांग हाओ को चेतावनी देता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि जो चीज जितनी आसान दिखती है वे उतना ही बड़ा जाल हो सकती है। फिर वे लोग नूडल्स खाने लगते हैं। वांग हाओ ने माइजी के हाल चाल के बारे में पूछा। नान नान ने बताया कि माइजी ठीक है, युआन शाओ ने सही तरीके से काम किया था। माइजी वैसे भी पैसों से जल्दी खुश हो जाने वाला इंसान है, और उस चाकू ने न सिर्फ उसका पेट फाड़ा बल्कि उसका हौसला भी तोड़ दिया। जब स्कूल उसे निकाल देगा तब उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। नान नान वांग हाओ से कहती है कि वह छेंग गांव में शांति से पढ़ाई करे और यूगे की तरह गुंडागर्दी न करे, क्योंकि यूगे का कोई भविष्य नहीं है। यूगे भी मान जाता है और कहता है कि नान नान सही कह रही है, लेकिन नान नान छिड़ जाती है, मैं इसकी बहन हूँ, बीवी
भी नहीं, हाउजी को अपने काम में मत घसीटो। यूगे तुरंत मान जाता है। वह वांग हाओ को बताता है कि शुरुआत में वह चाहता था कि वांग हाओ उनके वोकेशनल स्कूल गैंग में शामिल हो जाए और उनका स्ट्रेटेजिस्ट बने, क्योंकि उनके पास युआन शाओ जैसा फाइटर तो था, लेकिन एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट की कमी थी। मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि वांग हाओ छेंग गांव में ही रहना चाहता है और उसे जबरदस्ती ट्रांसफर करवाना उसे मौत के घाट उतारने जैसा होगा। नान नान फिर से अपने आप को स्ट्रेटेजिस्ट बताती है और यूगे फिर से उसका मजाक उड़ाता है। नान नान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। यूगे फिर से वांग हाओ को जाल से बचने की सलाह देता है। नान नान तंग आ जाती है और यूगे को ताना मारते हुए कहती है कि वह सिर्फ 1 साल से गैंग में है और अब बड़ा लाइफ कोच बन रहा है। यूगे चिढ़ जाता है, मुझे औरतों से बात नहीं करनी, और अचानक चिल्लाता है, ब्रेकअप नान नान, आज हमारा ब्रेकअप पक्का है। नान नान भी चिल्लाकर बोलती है, ब्रेकअप ही सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और दोनों गुस्से में नूडल्स खाने लगते हैं। जब वे शॉप से बाहर आते हैं तो वांग हाओ देखता है कि नान नान फिर से यूगे का हाथ पकड़े हुए है। वांग हाओ पूछता है कि क्या दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। यूगे मजाक में कहता है, हाँ ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। इंटरनेट कैफे में वे सबके लिए खाना बांटते हैं। वांग हाओ थक जाने का बहाना बनाकर स्कूल वापस जाने लगता है। जाते जाते यूगे नान नान से छिड़कर कहता है, क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। नान नान तुरंत उसकी पीठ पर कूद जाती है, नहीं, मुझे डर है कि तुम फिर भाग जाओगे। सड़क पर नान नान को पीठ पर बैठाए हुए यूगे वांग हाओ को एक जरूरी चेतावनी देता है। वह कहता है कि छेंग गांव में अब माइजी का खतरा नहीं है, लेकिन लाओ गांव से बचकर रहना। वह माइजी से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक है। अगर उससे कभी कोई टकराव हो तो उससे बचने की कोशिश करना, क्योंकि वांग हाओ की ताकत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वह मेंग लियांग का उदाहरण देता है, जो छेंग गांव में खुद आने की बजाय ये झान से मदद मांगता है, क्योंकि उसे डर है कि वह वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। यूगे वांग हाओ को भरोसा दिलाता है कि उसे उस पर विश्वास है, क्योंकि वह बिना वजह किसी से पंगा नहीं लेता। वांग हाओ बस ओके कहता है, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नए और खतरनाक दुश्मन का नाम घूमने लगा था। यूगे ने नान नान को अपनी पीठ पर उठा रखा था और वे दोनों सड़क पर चल रहे थे, जबकि वांग हाओ उनके साथ चल रहा था। नान नान मजाक में एक बच्चों वाला गाना गा रही थी। झू बाजी अपनी पत्नी को पीठ पर उठाकर एक एक करके पहाड़ पार कर रहा है। यूगे ने वांग हाओ को सलाह दी कि वह सु शियाओबाई के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, क्योंकि वोकेशनल स्कूल के लोग उसका सम्मान करते हैं और उसका फायदा उठाया जा सकता है। वांग हाओ ने उन्हें जाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए यूगे को एक बदमाश कहा। वांग हाओ अपने डॉर्म रूम नंबर 301 में वापस आया। उसके दोस्त, जिनकी शक्ल से वे फॉर हेवेनली किंग्स लग रहे थे, वहीं बैठे थे। वे लोग बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि शायद होंगली के लोग वांग हाओ को किडनैप कर ले गए हैं। वांग हाओ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक है और माइजी अब खत्म हो चुका है। अब वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह वांग हाओ अपने बंक बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था। उसने सोचा कि कैसे ये झान और बाकी लोग झूठ बोलकर मामला संभाल लेंगे। उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने माइजी को कैफेटेरिया में एक लड़की को मारते हुए देखा था, इसलिए वे बीच बचाव करने गए थे। झांगलिंग की गवाही की वजह से ये कहानी मजबूत हो गई थी और स्कूल का पनिशमेंट नोटिस अगले हफ्ते लगने वाला था। जब वांग हाओ डॉर्म से बाहर निकला तो माहौल बदल चुका था। कॉरिडोर के सारे स्टूडेंट्स उसे सम्मान के साथ हाओगे कहकर अभिवादन कर रहे थे। वांग हाओ को अब स्कूल में अपनी ताकत महसूस हो रही थी। उसने एक स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब वह फर्स्ट ईयर का बॉस है और वह छेंग गांव को हिलाकर रख देगा। कुछ दिनों बाद वांग हाओ अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा था। उसने नीचे आंगन में ताऊजी यानी चश्मा पहनने वाली लड़की को अपनी सहेलियों के साथ देखा जो उसे चिढ़ा रही थी। वांग हाओ ने खिड़की से आवाज लगाई। लड़कियां ऊपर देखकर हंसने लगीं। एक लड़की ने कहा कि आज उसने ताऊजी को हमारी ताऊजी क्यों नहीं कहा। दूसरी लड़की ने कहा कि ताऊजी उसका इंतजार कर रही थी और उसी वजह से उसका ध्यान कहीं और था। वांग हाओ खिड़की से झुककर बोला, सॉरी सिस्टर्स, मैं सो गया था। नीले बालों वाली लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, तुम सोते रहो, और बाकी लड़कियों को चुप रहने के लिए कहा। फिर उसने वांग हाओ से कहा कि वह इस बात को ऐसे नहीं टाल सकता। उसने सुझाव दिया कि वांग हाओ उन सबको डिनर पर ले चले ताकि उसका और ताऊजी का झगड़ा खत्म हो जाए। वांग हाओ ने तुरंत हाँ कर दी। साथ ही उसने कहा कि वह कुछ लड़कों को भी लाएगा, क्योंकि उसकी सिस्टर्स भी बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं। नीचे खड़ी लड़कियां खुशी से ताली बजाने लगीं। शाम को स्कूल के कॉरिडोर में वांग हाओ अपने क्रू, जिन्हें उसने फॉर हेवेनली किंग्स कहा था, के साथ मिला। सामने ताऊजी और उसकी सहेलियां खड़ी थीं। वांग हाओ ने ताऊजी को वाइफ कहकर अभिवादन किया। ताऊजी ने उसे डांटा और पूछा कि शिया शुए कहाँ हैं? वांग हाओ ने कहा कि उनका फिर से ब्रेकअप हो गया है। ताऊजी ने तुरंत आरोप लगाया कि इसलिए वह उसके पास आया है ताकि उससे फ्लर्ट कर सके। वांग हाओ ने इनकार किया और कहा कि वे बस डिनर करने जा रहे हैं। उसने अपने पीछे खड़े चारों लड़कों का परिचय देते हुए कहा कि ये उसके फॉर हेवेनली किंग्स हैं, जो इन लड़कियों के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। लड़कियों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो मुर्गियों जैसे पतले दिख रहे हैं। वांग हाओ ने उनकी तरफदारी करते हुए कहा कि वे पतले जरूर हैं, लेकिन बहुत मजबूत हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं। उसने चुनौती दी कि वह अभी 50 पुशअप्स कर सकता है और अगर वह कर लेता है तो ताऊजी को उसे एक किस देनी पड़ेगी।
वांग हाओ क्लासरूम में गया जहां ये झान ताश खेल रहा था। वांग हाओ ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह उसे एक खूबसूरत लड़की से मिलवाना चाहता है। ये जान मना करने लगा कि उसे अभी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन वांग हाओ उसे जबरदस्ती खींच कर ले गया। हॉलवे में वांग हाओ के फॉर हेवनली किंग्स लड़कियों के सामने खड़े थे। सुवान ने शिकायत की कि वांग हाओ जो लड़के लाया है वे सब मुर्गी जैसे पतले दुबले हैं, उन्हें तो हैंडसम लड़के चाहिए ताकि देखने में भी अच्छे लगें। वांग हाओ ने तुरंत वादा किया कि वह अभी एक हैंडसम लड़का लेकर आता है। वह वापस क्लासरूम में गया और ये झान को लेकर आया। लड़कियां उसे देखकर दीवानी हो गईं। सुवान ने कहा कि वांग हाओ तो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का यानी स्कूल हंक ये झान ही ले आया। लड़कियां तुरंत ये झान के आसपास इकट्ठा हो गईं और उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगीं। वांग हाओ के दोस्त यानी फॉर हेवनली किंग्स थोड़े उदास हो गए क्योंकि लड़कियां उन्हें नजरअंदाज करके सिर्फ ये झान को घेरे हुए थीं। वांग हाओ ने उन्हें समझाया कि ये झान एक समय में सिर्फ एक ही लड़की को संभाल सकता है, इसलिए बाकी लड़कियों के लिए अभी भी मौका है। ये सुनकर सब खुश हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। फिर सब लोग मालातांग खाने एक रेस्टोरेंट गए। वहां वांग हाओ और ताओजी यानी चश्मा पहनने वाली लड़की आपस में बात कर रहे थे। ताओजी ने बताया कि उसने वांग हाओ की नोटबुक पढ़ ली है और उसे दोबारा पढ़ रही है क्योंकि कुछ हिस्से उसे समझ नहीं आए। वांग हाओ ने कहा कि वह उसे सब कुछ अच्छे से समझा देगा। ताओजी ने कहा कि वांग हाओ हमेशा गायब रहता है, ड्रैगन का सिर दिखता है, पूंछ नहीं, इसलिए उससे मिलना बहुत मुश्किल होता है। खाना चुनते समय ताओजी ने कहा कि वह डाइट पर है, इसलिए मीट नहीं खाएगी। वांग हाओ ने उसे मीट खाने के लिए कहा क्योंकि वह पहले से ही बहुत पतली है, लेकिन ताओजी ने फिर भी मना कर दिया। काउंटर पर वांग हाओ अपना वॉलेट निकालने लगा, तभी ताओजी ने उसे पैसे पकड़ा दिए। उसने कहा कि स्कूल में उसका खर्च बहुत कम होता है, इसीलिए इस बार वही पैसे देगी। ये सुनकर वांग हाओ मुस्कुराया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। ताओजी ने पैसे लेते हुए पूछा, ये क्या है? वांग हाओ मुस्कुराते हुए बोला कि ये पैसे उसने और गोंग निंग ने मिलकर इकट्ठा किए हैं ताकि सबको ट्रीट दी जा सके। उसने बताया कि हर आदमी से 20 रुपए लिए गए थे और अब हिसाब बराबर किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी गैंग एक बड़ी गोल मेज पर बैठकर हॉट पॉट खा रही है। माहौल बहुत खुशगवार है, सब लोग मजे से खाना खा रहे हैं। डिनर के बाद जब वे बाहर निकले तो वांग हाओ की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि ये झान और सुवान हाथ में हाथ डाले एक दूसरे से सटकर चल रहे हैं। वांग हाओ ने हैरानी से कहा, तुम लोग तो बहुत तेज हो, इतनी जल्दी कपल बन गए। सुवान हंसते हुए बोली, सब लोग बिजी हैं, इसीलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रात को वांग हाओ और ताओजी सड़क पर अकेले चल रहे थे। ताओजी ने हिम्मत करके वांग हाओ से पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मेरे साथ रहोगे? वांग हाओ कुछ पल के लिए रुक गया। उसने ताओजी का हाथ पकड़ा और कहा, ताओजी मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारी जैसी लड़की को कोई पसंद न करे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी तक ये साफ नहीं है कि मेरे दिल में असली जगह किसके लिए है। उसने कहा कि वह इस बारे में अच्छी तरह सोचने के बाद ही कोई अंतिम फैसला करेगा। ताओजी ने समझदारी दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद पार्क में ये झान और सुवान घूम रहे थे। सुवान शिकायत कर रही थी कि ये झान के बिना वह कितनी बोर हो रही थी। वहीं वांग हाओ और ताओजी भी थे। सुवान ने वांग हाओ को छेड़ते हुए पूछा कि वह ताओजी के साथ कब अनऑफिशियल होने वाला है। अगली सुबह वांग हाओ अपने डॉर्म रूम में सो रहा था कि नीचे से शोर सुनाई दिया। हाओगे की आवाजें आ रही थीं। वांग हाओ ने खिड़की से झांक कर देखा तो ये झान और बाकी दोस्त नीचे खड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर बताया कि माइजी को स्कूल से निकाल दिया गया है। वांग हाओ को बड़ा डिमेरिट मिला है और होंगली को भी, लेकिन ये झान और बाकी लोगों को सिर्फ चेतावनी मिली है। स्कूल ने उनकी बहादुरी की तारीफ की कि उन्होंने गलत काम को रोका, लेकिन हिंसा का इस्तेमाल करने से मना किया है। ये सुनकर वांग हाओ खुशी से हंसने लगा और नीचे भाग गया। स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास सभी स्टूडेंट्स खड़े थे। नोटिस पर लिखा था, माइजी स्कूल से निष्कासित, वांग हाओ मेजर डिमेरिट, होंगली मेजर डिमेरिट, ये झान चेतावनी। ये झान ने वांग हाओ से कहा कि उसका फ्लोर प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने स्कूल को यह दिखाया कि वे लड़ाई नहीं कर रहे थे बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। तभी वहां एक नया किरदार आया, लंबे बालों वाला गोल्डन जैकेट पहने एक लड़का। वह ये झान के पास गया और उसे शियाओ बाई गे यानी लिटिल फाइट ब्रदर कहकर बुलाया। उसने नोटिस बोर्ड देखा और वांग हाओ को चेंग गांव का नया बिग शॉट कहकर ताना मारा। उसने ये झान से कहा, क्या वांग हाओ सच में नया बॉस बन गया? मेरे हिसाब से तो वांग हाओ के बोर्ड के पास माहौल गर्म था। सुशियाओबाई जो गोल्डन जैकेट में था वांग हाओ को ताना मार रहा था। उसने कहा कि वांग हाओ स्कूल में आए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और अगर इतनी आसानी से वो बॉस बन गया तो वो वोकेशनल स्कूल के यू चेंगफेई से भी बड़ा लीजेंड बन जाएगा। उसका मतलब साफ था कि वांग हाओ की कोई औकात नहीं है, वो बस लक से यहाँ तक पहुंचा है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी फुसफुसाने लगे कि वांग हाओ अभी बहुत नया है और आउटसाइडर भी है, जबकि ये झान सालों से यहाँ है, तो बॉस तो ये झान को ही बनना चाहिए। वांग हाओ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने सुशियाओबाई को पलटकर जवाब दिया, कौन बोल रहा है तेरा मेरा रिश्ता अच्छा है? बिना मतलब की बातें मत कर। मुझे और ये झान को बॉस कौन बनता है इससे तेरा क्या लेना देना? हम दोनों भाई हैं, हमारे बीच कोई हायरार्की नहीं है। तू गैंगस्टर नहीं है तो ये टेंशन मत ले, बस अपनी आसपास की लड़कियों को संभाल, वही तेरा काम है।
सुशियाओबाई थोड़ा चिढ़ गया, पर वांग हाओ ने उसे और नीचा दिखाते हुए कहा कि उसके पास वक्त है तो जाकर नए लड़के पटाए, वही उसका असली टैलेंट है। ये कहकर वांग हाओ वहां से चला गया। क्लासरूम में वांग हाओ डेस्क पर सो रहा था। टीचर ने उसे डांट कर उठाया, जिस पर बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगे और उसकी तारीफ करने लगे कि वो उनका आइडल है। पर एक दोस्त ने धीरे से पूछा, हाओगे, अगर ये झान सच में तुमसे बॉस की सीट छीन ले तो? मेरे ख्याल से उसके सपोर्टर्स काफी हैं। वांग हाओ को ये बात सुनकर और चिढ़ाई। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पिंक जैकेट वाली लड़की वहां आई और पूछा कि वो इतना गुस्से में क्यों है। वांग हाओ ने अचानक फट पड़ना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, गुस्सा इसलिए हूं क्योंकि तेरा वो एक्स सु शियाओबाई मेरे और ये झान के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसमें हिम्मत है तो पूरे स्कूल के गुंडों को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ कर दे। अगर मैंने एक बार भी भौहें सिकुड़ ली तो मेरा नाम वांग हाओ नहीं। देखते हैं आखिर में कौन हंसता है। लड़की ये सुनकर रोने लगी। उसने कहा, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है जब तुम चिल्लाते हो तो कितना डरावना लगते हो? वांग हाओ का गुस्सा तुरंत पिघल गया। उसने देखा कि वो रो रही है तो उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसके आंसू पोंछे। उसने नरम आवाज में कहा, सॉरी, मेरी गलती है। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। असल में बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती और मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। लड़की ने रोते हुए कहा कि भले ही वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही, पर वो उससे बात तो कर सकता है। उसने शिकायत की कि ताऊजी कितनी जेंटल है, उस पर तो वो कभी नहीं चिल्लाता। वांग हाओ ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं किसी पर नहीं चिल्लाता, मैं शेर नहीं हूं। पर उसके दिमाग में अब सुशियाओबाई की चालाकी और आने वाले खतरे को लेकर एक नई चिंता शुरू हो चुकी थी। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने पहले क्लास से भागकर उसे लेक साइड पर प्रपोज किया था। वांग हाओ मुस्कुराता है और कहता है कि चलो अभी फिर से चलते हैं वहां, वो उसे फिर से प्रपोज करेगा। तभी टीचर आ जाता है और वांग हाओ को क्लास से बाहर बुलाता है। टीचर उसे एक डेस्क वापस शिफ्ट करने को कहता है। वांग हाओ अपने दोस्तों गैंग मेंबर्स की मदद से डेस्क मूव करता है। लड़की दूर से देखकर मुस्कुराती है। उसे एहसास है कि वांग हाओ ने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, पर वो उसे इंपल्सिव होने से मना करती है। रात का वक्त है। वांग हाओ एक रेस्टोरेंट में अकेला हॉट पॉट खा रहा है। वहां कुछ दूर बैठकर ये झान और उसके फॉलोअर्स बात कर रहे हैं, या शायद वांग हाओ उनकी बातें सुन रहा है, सोच रहा है। एक फॉलोअर ये झान से पूछता है, क्या तुम सच में वांग हाओ को अपना बॉस मानोगे? ये झान गुस्से और सीरियसनेस में जवाब देता है। वो कहता है, अगर हाउजी वांग हाओ ना होता तो हम माइजी को आसानी से नहीं हटा पाते। उसने फ्लोर प्लान बनाया था। तुम में से किस में है इतनी हिम्मत और दिमाग? अगर कोई है तो सामने आए, मैं तुरंत उसे बॉस मान लूंगा। ये झान आगे कहता है, सुन लो सब, हाउजी चेंग गांव में मेरा सबसे लॉयल भाई है। मैंने पहले कहा था, अब भी कहता हूं और फ्यूचर में भी यही कहूंगा, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर मुझे रिस्पेक्ट करना है तो उसके सामने झुककर हाओगे बोलो, मेरे पीछे चुगली मत करो और हमारे रिश्ते खराब करने की कोशिश मत करो। बाकी लड़के फॉलोअर्स मान जाते हैं। वो कहते हैं, ये गे हम समझ गए, हाओगे बुरा नहीं है, हम खुश हैं चाहे कोई भी बॉस हो। पर सच कहूं तो हाओगे की वजह से ही हम आज फेमस हुए हैं। उसकी प्लानिंग की वजह से हम रेड फेमस हो गए। ये झान कहता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे खुशी है। याद रखना, हाउजी कोई सिंपल बंदा नहीं है, वेट एंड वॉच। फिर एक दोस्त पूछता है, हाओगे और शियाओबाई गे सु शियाओबाई आज नोटिस बोर्ड पर लड़ रहे थे, लगता है वो आपस में ठीक नहीं है। मुझे नहीं देखना कि वो लड़ाई करें, कोशिश करो उन्हें मना लो। एक दोस्त पूछता है, अगर हाओगे और शियाओबाई के दुश्मन बन गए तो तुम्हारी चॉइस क्या होगी? तुम किसकी साइड लोगे? ये झान बिना सोचे कहता है, क्या पूछना, ऑफ कोर्स वांग हाओ। सीन कट होता है। वांग हाओ रेस्टोरेंट के दरवाजे से एंटर करता है। अंदर का माहौल खराब है, टेबल्स उल्टे हैं, फ्लोर पर कचरा है। वांग हाओ हैरान होकर देखता है। वो ओनर से कहता है, अभी सफाई मत करो। फिर वो ऑर्डर देता है, 9 खाली कप लाओ। वो अपनी गैंग को बुला रहा है, शायद किसी बड़ी लड़ाई या मीटिंग के लिए। वांग हाओ रेस्टोरेंट में अकेला बैठा बियर के ग्लासों में ड्रिंक डाल रहा था। उसने खाली ग्लासों को देखा और दिल ही दिल में अपने दोस्तों, खासकर ये झान के लिए टोस्ट किया। उसने वादा किया कि वो हमेशा उनका भाई रहेगा। नशे की हालत में वो बाहर निकला और रास्ते में उल्टी करने लगा। तभी अचानक अंधेरे से कुछ लड़के उस पर हमला कर देते हैं। उनके पास बेसबॉल बैट्स थे। वो वांग हाओ को बुरी तरह पीटते हैं और कहते हैं कि वो ये झान से बॉस बनने की लड़ाई ना करे, वो अभी बहुत छोटा है। उसे बुरी तरह जख्मी करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। वांग हाओ जमीन पर गिरा हुआ था, मुंह से खून बह रहा था। वो उठकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सिगरेट पीते हुए कुछ गहरी सोच में डूब गया। जब वो डॉर्म रूम वापस आया तो उसका हाल बहुत बुरा था। उसके दोस्त लियू जिहोंग और बाकी लोग उसे देखकर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पूछा कि ये किसने किया और अभी जाकर उनको सबक सिखाएंगे। पर वांग हाओ ने उन्हें रोका और कहा कि वो ये झान को ढूंढकर यहाँ ले आए, वो खुद डॉर्म में वेट करेगा। लियू जिहोंग ने शक जताया कि ये सब सु शियाओबाई का काम हो सकता है। उसने बताया कि सु शियाओबाई हमेशा से वांग हाओ और ये झान के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है और आज नोटिस बोर्ड पर BHI उनकी लड़ाई हुई थी। वांग हाओ ने कहा कि उसके दिमाग में एक सस्पेक्ट है, पर अभी पक्का नहीं है। वो ये झान के आने का वेट करने को कहता है। कुछ देर बाद ये झान अपनी पूरी गैंग के साथ डॉर्म में आ जाता है। वो परेशान लग रहा था। वांग हाओ ने अचानक ये झान की तरफ उंगली दिखाई और कहा कि दरवाजा बंद कर दो। ये झान ने बताया कि उसे खबर मिली कि वांग हाओ को मारा गया है, इसीलिए वो तुरंत वापस आ गया। वांग हाओ ने शांति से कहा, फिक्र मत कर, ये झान को कोई जल्दी नहीं है,
ये जान ने सिगरेट जलाई और कहा कि उसे ये मामला धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ये कोई जल्दी का काम नहीं है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और टेंशन छा गई। वांग हाओ के डॉर्म रूम में माहौल काफी गंभीर था। वांग हाओ बेड पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, जबकि ये जान और बाकी दोस्त उसके चारों तरफ खड़े परेशानी से उसे घूर रहे थे। ये जान तो इतना चिंता में था कि वांग हाओ ने मजाक में कहा कि वो दीवार से टकराने वाला है। वांग हाओ ने शांति से बताया कि स्कूल गेट पर 4 लड़कों ने उस पर हमला किया था। उसने बताया कि उनमें से एक के पास स्टिक थी, पर उसने भी उन्हें छोड़ा नहीं। उसने एक लड़के को काला चश्मा, ब्लैक आई दिया और दूसरे पर उल्टी कर दी, क्योंकि गुस्से में पेट पर लात लगने से वो कंट्रोल खो बैठा था। ये सुनकर सब हैरान रह गए कि वांग हाओ ने वॉमिट का यूज वेपन की तरह किया। लेकिन फिर वांग हाओ ने असली बात बताई जो सबसे जरूरी थी। उसने कहा कि जब वो लड़के उसे पीट रहे थे तो बार बार यही कह रहे थे कि वो वांग हाओ को ये झान से बॉस की लड़ाई लड़ने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वांग हाओ की ये झान से लड़ने की कोई औकात नहीं है। ये सुनकर ये झान तुरंत चिल्लाया कि उसने ऐसा कुछ नहीं करवाया। बाकी दोस्तों ने भी ये झान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये झान तो हमेशा से वांग हाओ को ही बॉस मानता है और वो इतना घिनौना इंसान नहीं है। सबको लगा कि कोई तीसरा शख्स पीछे से साजिश कर रहा है ताकि वांग हाओ और ये झान के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जानता है कि ये झान ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा कि उसे पता है कि असली कल्प्रिट कौन है। उसने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, सुशियाओबाई। ये झान को यकीन नहीं हुआ। उसने सुशियाओबाई का बचाव करते हुए कहा कि शायद वांग हाओ से कोई गलतफहमी है। उसने कहा कि सुशियाओबाई बहुत अच्छा लड़का है और उसने कभी किसी को पिटवाने के लिए किसी को नहीं भेजा। पर वांग हाओ ने कहा कि सुशियाओबाई इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा आसान रही है और किसी ने कभी उससे पंगा नहीं लिया। वांग हाओ ने फिर असली वजह बताई कि उसकी और सु शियाओबाई की दुश्मनी क्यों है। उसने बताया कि यह कहानी फ्रेशमैन ईयर से शुरू होती है, जब सु शियाओबाई ने उसकी गर्लफ्रेंड ताओजी को उसके सामने ही पटाने की कोशिश की थी। ताओजी ने मना कर दिया था, पर सु शियाओबाई का असली चेहरा सामने आ गया था। वांग हाओ ने कहा कि सु शियाओबाई आदतों का शिकार है जो दूसरों की गर्लफ्रेंड्स पटाता है और लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। ये सुनकर सबके होश उड़ गए और वो सु शियाओबाई को कोसने लगे। वांग हाओ ने कहा कि अब वो लोग दुश्मन बन चुके हैं जो एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। वांग हाओ ने सिगरेट का कश लेते हुए अपने दोस्तों को बताया कि कैसे सु शियाओबाई ने उसके खिलाफ एक गहरी साजिश रची थी। उसने बताया कि वो नीचे गया था जहां उसे ये छिंगछिंग मिली जो सु शियाओबाई को कोस रही थी और रो रही थी। वांग हाओ को शक था कि ये सब सु शियाओबाई का भेजा हुआ नाटक है। जब वो दोनों एक सुनसान रास्ते पर गए तो ये छिंगछिंग अचानक वांग हाओ के गले लग गई। ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे और वांग हाओ को चिढ़ाने लगे कि वो किसी ब्यूटी ट्रैप में फंस गया। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए सफाई दी कि उसने तुरंत उसे धक्का देने की कोशिश की, पर लड़की रोने लगी और सिर्फ एक पल के लिए सहारा मांगने लगी। वांग हाओ ने अपने हाथ पॉकेट में डाल लिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि ताओजी और शिया शुए का मामला पहले से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। वांग हाओ ने बताया कि तभी सु शियाओबाई वहां ताओजी को लेकर आ गया। सु शियाओबाई ने बड़े शैतानी अंदाज में पूछा कि वांग हाओ अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर दूसरी लड़की के गले क्यों लग रहा है। ये सुनकर ये छिंगछिंग ने तुरंत वांग हाओ को धक्का दिया और झूठ बोला कि वांग हाओ ने ही उसे सिड्यूस किया है। ये सुनकर ये झान और बाकी दोस्तों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सु शियाओबाई इतना गिरा हुआ सकता है। वांग हाओ ने आगे बताया कि जब ताओजी वहां से चली गई तो सु शियाओबाई ने बड़े घमंड से कहा कि अगर वांग हाओ उससे माफी मांगे तो वो शिया शुए को वापस ला देगा। वांग हाओ को यह सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने बिना कुछ सोचे सु शियाओबाई के मुंह पर एक जोरदार लात मारी। वांग हाओ ने बताया कि उसके बाद सु शियाओबाई ने धमकी दी थी कि वो पूरे स्कूल के गुंडों को उसके खिलाफ कर देगा और उसे स्कूल से निकलवा देगा। वांग हाओ ने कहा कि उसे लड़ाई से नहीं बल्कि अपने इन दोस्तों को खोने से डर लगता था। नोटिस बोर्ड वाले सीन में उसका चिल्लाना इसी डर का नतीजा था। पर उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कोई तीसरा शख्स उन्हें अलग कर सके। ये जान ने कंफर्म किया कि उसने खुद सबको कहा है कि वो वांग हाओ को अपना लीडर माने। अब जब सच सामने आ गया है तो वो सब मिलकर सु शियाओबाई की इस साजिश का जवाब देंगे और उसे सबक सिखाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है जहां वांग हाओ और उसकी पूरी गैंग स्कूल के डॉर्मेटरी के कॉरिडोर में धड़धड़ाते हुए आ रही है। वांग हाओ दरवाजे पर नॉक करता है और आवाज लगाता है, मैं ग्रेड 10 का वांग हाओ हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो उसके एक दोस्त ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। वो लोग अंधेरे डॉर्म रूम में घुस गए। वांग हाओ ने फ्लैशलाइट घुमाते हुए वहां बैठे डर के मारे स्टूडेंट्स को रियश्योर किया। उसने कहा, फिक्र मत करो, माइजी का खात्मा हो चुका है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बस मुझसे दूर रहना। उसने एक लड़के के सर पर हाथ फेरा और वहां से निकल गया। कॉरिडोर में खड़े होकर अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और बताया कि किसी ने कंप्लेंट कर दी है और डॉर्म मैनेजर ऊपर आ रहा है। वांग हाओ ने तुरंत अपने दोस्त ये झान को सिगरेट का पैकेट दिया और कहा कि वो सिचुएशन को हैंडल करे। फिर वो लोग अगले रूम में घुस गए। वहां एक बड़ा मस्क्यूलर लड़का जिसके शर्ट पर कुआंग लिखा था बैठा था। उसने वांग हाओ का मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रेड 10 का वांग हाओ बड़ा फेमस हो गया है क्या? माइजी को पीटने के बाद अब ग्रेड 11 में भी वाइल्ड बनने आ गए।
वांग हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुआंग गुस्से में उठा और वांग हाओ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वांग हाओ ने तुरंत डॉज करके काउंटर किया। ये झान ने भी मौका नहीं छोड़ा और उसने भी कुआंग को लात मार दी। बाकी लोग भी उसकी धुलाई करने लगे। धुलाई के बाद वांग हाओ ने वही धमकी दी जो हमने शुरू में देखी थी। उसने बीटन कुआंग को कहा कि अगले 2 साल तक वो उसका नाम सुनता रहेगा और उस वक्त को याद रखेगा जब वो सिर्फ एक बीटिंग खाकर बचा। रूम से बाहर आते वक्त वांग हाओ ने कहा, अगर शुरू में ही कोन ऑपरेट कर लेते तो इतनी मुश्किल क्यों करनी पड़ी। कॉरिडोर में खड़े होकर एक लाल बालों वाले लड़के ने वांग हाओ की तारीफ की। उसने कहा, हाओ गे, मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं सीनियर्स को पीट सकता हूँ। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो लड़ाई पसंद नहीं करता, पर उस लड़के ने ग्रेड 10 को हल्का समझा था। फिर वो लोग तीसरे रूम में गए। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग था। एक लड़के ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और सिगरेट ऑफर की। हाओ गे, अंदर आओ, देखो क्या तुम जिस शख्स को ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। वांग हाओ ने फ्लैशलाइट घुमाई तो देखा कि 2 लड़के सो रहे हैं। उसने बड़े विनय से कहा, जल्दी सो जाओ, आज रात डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अगर फ्यूचर में मुझे वांग हाओ को रिस्पेक्ट करते हो तो कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आना, मैं पूरी मदद करूंगा। वहां के लड़कों ने भी खुशी से हाओ गे आना कभी कहा। बाहर आकर ये झान ने वांग हाओ की तारीफ की। हाओ जी, लोगों का दिल जीतने का तरीका तो तुम्हें आता है। वांग हाओ ने पूछा, क्या वो शख्स मिल गया? ये जान ने कहा, अभी नहीं, पर अभी ग्रेड 12 बाकी है। उसने वार्निंग दी कि ग्रेड 12 ओल्ड डॉग का इलाका है और वो काफी खतरनाक है। उन्हें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी पावर अभी जस्ट बिल्डअप हो रही है। वांग हाओ और ये झान अपनी स्ट्रेटेजी पर बात कर रहे थे। वांग हाओ ने कहा कि वो लोग ढूंढने जाएंगे, पर अगर रास्ते में ओल्ड डॉग के आदमी मिल जाए तो वो पॉलाइट रहेंगे। उसने ये झान से पूछा कि क्या वो ग्रेड 12 के ठगों में से ओल्ड डॉग के आदमियों को पहचान सकता है। ये झान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उन्हें अच्छे से जानता है और जब तक वो लोग ज्यादा अकड़ नहीं दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी रेड हेयर वाले लड़के ने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। उसने पूछा कि अगर जो लोग आज रात वांग हाओ पर हमला किए वो ओल्ड डॉग के आदमी निकले तो क्या होगा। वांग हाओ ने तुरंत मना कर दिया। उसका कहना था कि जिस तरह के लोगों ने उस पर हमला किया और उसके और ये झान के बीच दरार डालने की कोशिश की, वो बिल्कुल भी ओल्ड डॉग के आदमी नहीं हो सकते। ये झान ने पूछा कि ऐसा क्यों। वांग हाओ ने लॉजिक लगाया कि अगर ओल्ड डॉग सच में उसे परेशान करना चाहता तो अपनी करंट पावर के साथ वो खुद सीधा आता। वो इतना गिरकर अपने अंडरलिंग्स को भेजकर उनके बीच गलत फहमी पैदा करने की कोशिश नहीं करता। ये जान भी इस बात से सहमत था कि ओल्ड डॉग इतने सस्ते तरीके यूज नहीं करता। लिu जियोंग भागता हुआ आया और बताया कि उसने डॉर्म मैनेजर को हैंडल कर लिया है। मैनेजर ने लड़ाई ना करने की वार्निंग दी थी। वांग हाओ ने उसे सिगरेट्स का पैकेट दिया ताकि वो मैनेजर को चुप करा सके। उसने लिu जियोंग को मैनेजर के पास रुकने को कहा और बाकी गैंग को आगे बढ़ने का इशारा किया। गैंग सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर पर पहुंची। वांग हाओ ने एक डॉर्म रूम का दरवाजा नॉक किया और फिर से पोलाइटली इंट्रोड्यूस किया कि वो ग्रेड 10 का वांग हाओ है और कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये झान ने पूछा कि अब क्या करना है। वांग हाओ ने दरवाजे पर लात मारी, पर दरवाजा मजबूत था। वो हंसा, अपना सर खुजाया और बोला कि दरवाजा तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। एक दोस्त ने मदद के लिए आगे बढ़ना चाहा, पर वांग हाओ ने उसे रोक दिया और कहा कि आज वो इस दरवाजे से पर्सनली निपटने वाला है। दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर बैठे लड़के जोर जोर से हंसने लगे और कंप्लेन करने लगे कि आधी रात को शोर मचा रहे हैं और काम सुबह तक के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते। वांग हाओ का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसने कहा कि उसके दोस्तों के पास सुबह तक का वक्त नहीं है। उसने उन्हें मौका दिया था पर उन्होंने उसे नहीं संभाला। एक जोरदार लात से उसने दरवाजा तोड़ दिया और फ्लैशलाइट लेते हुए ये झान के साथ अंदर घुस गया। अंदर बैठे लड़के गुस्से में उठ खड़े हुए और चिल्लाने लगे कि बिना नॉक किए कैसे घुस आए। कॉरिडोर में एक लंबा लड़का ब्लैक हुडी में उनके रास्ते में खड़ा हो गया और पूछा कि ग्रेड 10 के बच्चे आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही उस लड़के ने मुड़ना चाहा, कॉरिडोर में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। वांग हाओ और ये झान की गैंग ने व्हाइट टी शर्ट पहने हुए एक बड़े ग्रुप पर हमला बोल दिया। हर तरफ लात और घूंसे पड़ रहे थे। पूरा कॉरिडोर बैटल ग्राउंड बन चुका था। इस भाग दौड़ में वांग हाओ और ये झान ने एक लड़के को पकड़ लिया जो लड़ाई में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने उसे रोका और चिल्लाए कि लड़ाई बंद करो। लड़ाई खत्म हुई। कॉरिडोर में हर तरफ लड़के जमीन पर पड़े थे। वांग हाओ की गैंग जीतकर खड़ी थी। एक लड़के ने डरते हुए पूछा कि वो लोग हैं कौन। वांग हाओ ने शांति से कहा, मेरा नाम वांग हाओ है, ग्रेड 10 का वांग हाओ। लड़के की आंखें फट गईं। उसने पूछा, वांग हाओ, वो वांग हाओ जिसने माइजी को खत्म किया? वांग हाओ ने कंफर्म किया, हाँ मैं वही हूँ। वांग हाओ ने फिर से जमीन पर पड़े उस लड़के के बाल पकड़े और उससे पूछा कि क्या उसने सच में उसकी पोलाइट नॉक नहीं सुनी। लड़के ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। वांग हाओ ने कहा, तुम चुप हो, ठीक है। आखिर में वांग हाओ ने कॉरिडोर में खड़े होकर कहा, सॉरी, मैं जानबूझकर परेशानी नहीं कर रहा था। आज रात कुछ हुआ है, मुझे कुछ लोगों को ढूंढना ही था। मैंने ग्रेड 11 का पूरा फ्लोर छान मारा है और कुछ अकड़ू ठगों को भी ठीक किया है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ तो तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो।
वांग हाओ ने उस लड़के के बाल जोर से पकड़े और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे दुश्मनी मोलना खुद से दुश्मनी मोलने बराबर है, समझे? उसने बताया कि वो अब उनके डॉर्म रूम्स चेक करने वाला है उन लोगों को ढूंढने के लिए, और उसने उस लड़के से पूछा कि उसे कोई ऐतराज तो नहीं। वांग हाओ और उसकी पूरी गैंग फ्लैशलाइट लेकर अंधेरे कॉरिडोर में आगे बढ़ी। वो एक एक करके रूम्स चेक कर रहे थे। एक रूम में सब स्टूडेंट्स डर के मारे अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो वांग हाओ की आंखों में देख सके। अगले रूम में ये जान ने स्टूडेंट्स को बताया कि ये वांग हाओ है, चेंग गांव का नया बॉस। पुराना वक्त गया, अब नए लोग राज करेंगे। फिर वो एक ऐसे रूम में गए जहां एक मस्क्यूलर टैटू वाला लड़का एक्सरसाइज कर रहा था। ये जान ने धीरे से वांग हाओ के कान में बताया कि ये लोग ओल्ड डॉग के आदमी हैं। वो लड़का शीडोंग है, ओल्ड डॉग का एक खतरनाक जनरल जिसकी ताकत होंगली के बराबर है और छोटे गुंडे उससे बहुत डरते हैं। ये जान ने बड़े तमीज से शीडोंग को सिगरेट ऑफर की और बताया कि हाओ जी पर हमला हुआ है, इसलिए वो लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनका किसी और से कोई पंगा नहीं है। शीडोंग ने कहा कि ओल्ड डॉग के आदमी ऐसी हरकतें नहीं करते और उनके रूम में वो लोग नहीं है। शीडोंग ने वांग हाओ को वार्न किया कि वो अब ग्रेड 10 का लीडर है, पर लो प्रोफाइल रहे और गलती से भी ओल्ड डॉग से ना पंगे। वांग हाओ ने कैलमली कहा कि वो अभी तक ओल्ड डॉग से मिला नहीं है, पर मिलने पर जरूर उससे अच्छे से बात करेगा। अगले रूम में 2 स्टूडेंट्स ने झूठ बोला कि वो लोग इंटरनेट कैफे गए हैं, पर वांग हाओ ने नोटिस किया कि रूम की स्मेल बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी उल्टी की थी। ये जान को गुस्सा आ गया। उसने एक लड़के को कॉलर से पकड़ा और मारते हुए सच बुलवा लिया कि वो लोग बाथरूम में छुपे हैं। वांग हाओ और गैंग ने बाथरूम के बाहर 2 लड़कों को पकड़ लिया। ये जान चिल्लाया कि पकड़े गए, पर उनमें से एक लड़का हंसने लगा और वांग हाओ को धमकी दी कि वो यहाँ से निकल जाए वरना बुरा होगा। ये जान गुस्से में आ गया और पूछा कि किसने उन्हें वांग हाओ और उसके बीच दरार डालने को कहा। तभी ये जान ने उस लड़के को वांग हाओ से इंट्रोड्यूस कराया। वो था सॉनगॉन, डोंगजी विलेज का एक बड़ा गुंडा जो ग्रेड 12 में भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। सॉनगॉन ने ये जान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पहले ये जान उसे ब्रदर एन बुलाता था, पर अब वांग हाओ के पीछे पड़कर वो अपनी औकात भूल गया है। ये जान ने पलटवार किया कि अगर सॉनगॉन ने आज रात हाओ जी पर हमला नहीं किया होता तो वो आज भी उसे भाई मानता, पर आज उसने जो किया वो भाईचारे के खिलाफ था। अब वो उसे भाई कहने के काबिल नहीं रहा। फिर ये जान ने सॉनगॉन की असलियत सबके सामने खोल दी। उसने बताया कि जब सॉनगॉन ग्रेड 11 में था तो उसने एक सीनियर की गर्लफ्रेंड पटाई थी, जिस वजह से उसे लगातार 10 दिन तक पीटना पड़ा था और आखिर में सुशियाओबाई को बीच में पड़कर उसकी जान बचानी पड़ी थी। डॉर्म रूम के अंदर माहौल थोड़ा गंभीर था। वांग हाओ अपने दोस्तों के साथ टेबल पर बैठा था और उसने सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। उसने ये जान से पूछा, भाई क्या तुम लोग सुशियाओबाई के कर्ज में हो? ये जान ने हाँ में सिर हिलाया। वांग हाओ ने गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं खुद भी सुशियाओबाई का कर्जदार हूँ। उसने बताया कि जिस दिन होंगली उस पर हमला करने वाला था उस दिन सुशियाओबाई ने ही बीच बचाव किया था, इसलिए वो उसका शुक्रगुजार है। लेकिन वांग हाओ का चेहरा सख्त था। उसने कहा, शुक्रगुजारी अलग बात है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अब हमें दबाएगा या हम पर राज करेगा। उसने अपने दोस्तों को देखा और कहा, अगर सुशियाओबाई से बदला लेना है तो वो काम मैं अकेला करूंगा। मैं बुरा इंसान बनने का रिस्क लूंगा ताकि तुम लोग अपने पुराने कर्ज की वजह से फंसने से बच जाओ। वांग हाओ की ये बात सुनकर ये झान और बाकी लड़के बहुत इंपैक्ट हुए। उन्होंने कहा, हाओगे तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो, हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? हम तुम्हारे भाई हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। सबने मिलकर वांग हाओ के लिए ग्लास उठाए और टोस्ट किया। उन्होंने कसम खाई कि वो वांग हाओ के साथ खड़े रहेंगे और छिंग गांव में एक नई ताकत बनेंगे। तभी दरवाजा खुला और टीचर फैन अंदर आ गए, अपने साथ लियू जियोंग को लेकर। सबकी हवा निकल गई, पर वांग हाओ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांति से टीचर फैन को ग्रीट किया और उन्हें ड्रिंक ऑफर की। टीचर फैन ने वांग हाओ को गौर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हीरो हमेशा जवानी से निकलता है। मैं सोच रहा था कि तुम ग्रेड 12 और 13 के सीनियर्स से भिड़ोगे तो पिटोगे, पर तुमने तो उन्हें ही अपने कंट्रोल में कर लिया। टीचर फैन ने वांग हाओ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि उन्हें ऊपर आकर लड़कों को बचाना पड़ेगा, पर वांग हाओ ने सब संभाल लिया। टीचर फैन ने वांग हाओ के ग्लास से ड्रिंक ली और कहा, अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आई तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वांग हाओ ने भी वादा किया कि अगर टीचर फैन को कभी जरूरत पड़ी तो वो सबसे पहले उनके साथ खड़ा होगा। इस तरह वांग हाओ ने न सिर्फ अपने दोस्तों का दिल जीता बल्कि स्कूल के स्ट्रिक्ट टीचर का रिस्पेक्ट भी हासिल कर लिया। वो कहता है कि गोंगनिंग ने बताया है कि वांग हाओ बहुत लॉयल और बहादुर है। वो प्रपोज करता है कि वो अब दोस्त बन जाए और वांग हाओ उसे फेंगे, ब्रदर फेंग बोलेगा। वो एक ड्रिंक करता है और जाते वक्त कहता है कि ज्यादा मत पियो और सुबह तक ठीक रहना। फैन वेनफेंग के जाने के बाद वांग हाओ के दोस्त हैरान हैं कि उसने इतने बड़े इंसान को कैसे मना लिया। वांग हाओ बताता है कि मैडमैन फैन वेनफेंग का निकनेम उसमें इंटरेस्टेड था क्योंकि गोंगनिंग ने उसकी बहुत तारीफ की थी। लियू जियोंग कहता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, बस वांग हाओ की असली कहानी और उसके डीड्स बताए हैं। अब सबको एहसास होता है कि उनके पास बॉयज डॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग बैकर आ गया है। एक लड़का अफसोस करता है कि उसने पहले वांग हाओ को
फॉलो नहीं किया, वरना उसे मैडमैन से पिटना नहीं पड़ता। वांग हाओ सबको एडवाइस करता है कि अब घमंड ना करें, फैन वेनफेंग का सहारा तभी लेना जब मजबूरी हो, वरना लोग जलेंगे। सब एग्री करते हैं और एक लास्ट टोस्ट करते हैं। अगली सुबह वांग हाओ और ये झान स्कूल आ रहे हैं। रास्ते में स्टूडेंट्स उनके बारे में फुसफुसा रहे हैं कि ये वही है जिसने कल रात ग्रेड 12 और 13 के डॉर्म्स के दरवाजे तोड़ दिए। क्लास में एंटर करते ही शियाशुए गुस्से में वांग हाओ के पास आती है। वो पूछती है कि क्या वो सच में सु शियाओबाई से लड़ने वाला है। वांग हाओ पूछता है कि क्या उसे सु शियाओबाई पर तरस आ रहा है। शियाशुए कहती है, नहीं, मैं अपसेट हूं, पर सु शियाओबाई के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। आज वो पूछती है कि क्या अभी तक उसे उसकी फीलिंग्स समझ नहीं आई। वो उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि क्या सु शियाओबाई जैसे खतरनाक दुश्मन से लड़ना सेफ है। वांग हाओ उसे रियश्योर करता है कि वो बिना कॉन्फिडेंस और प्लानिंग के कुछ नहीं करता। वो कहता है सु शियाओबाई स्ट्रॉन्ग जरूर है, पर वो उससे डरता नहीं है। शियाशुए सुकून पाकर उसके हाथ पर सिर रख देती है। लंच टाइम पर कैफेटेरिया में वांग हाओ और शियाशुए साथ खा रहे हैं। शियाशुए कहती है कि अब वांग हाओ में एक असली लीडर या बॉस जैसी वाइब आ गई है। तभी उनके दोस्त ये झान, लिu जिहोंग आदि वहां आते हैं। वो बताते हैं कि अब पूरी स्कूल में खबर फैल गई है और डर के मारे अब कोई भी सु शियाओबाई की मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया में। वांग हाओ अपने दोस्तों और शियाशुए के साथ खाना खा रहा है। उसके दोस्त, खासकर लिu जिहोंग, उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वांग हाओ अब चंगाओ स्कूल के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन गया है, जो ओल्ड डॉग लाओ गू के बराबर है। अब उन्हें अकेला लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। वांग हाओ मुस्कुराता है और कहता है कि सब भाई हैं और एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए। आफ्टरनून में क्लासरूम में माहौल थोड़ा टेंस है। शियाशुए गुस्से में वांग हाओ से पूछती है कि सुवान शायद सु शाओबाई की बहन या कोई और लड़की। कह रही थी कि वांग हाओ और ताओजी एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और वो खुद बस एक मिस्ट्रेस शाओसान है। वो कंफ्यूज है कि आखिर कौन किसके साथ पहले था। वांग हाओ शांति से कहता है कि मैच होने की बातें छोड़ो, मैटर ये करता है कि उसे कौन पसंद है। शियाशुए का गुस्सा ठंडा पड़ता है और वो पूछती है कि क्या इसका मतलब वो उसे पसंद करता है। फिर वो खुद ही सॉफ्ट हो जाती है और कहती है कि उसे बस उसके पास रहना है। वो ये नहीं चाहती कि वांग हाओ के दिल में सिर्फ वो हो। वो कहती है कि उसे पता है वांग हाओ क्या सोच रहा है। उसने पहले हार्श वर्ड्स यूज किए थे ताकि शियाशुए वापस उसके पास आ जाए, क्योंकि उसे लगा था शियाशुए उसे पसंद करती है। शियाशुए कंप्लेन करती है कि पहले वांग हाओ उसे फ्लावर्स और कैंडल से प्रपोज करता था, पर अब वो बिल्कुल इंडिफरेंट है। वो कहती है, मर्दों का कोई भरोसा नहीं। रात को सेल्फ स्टडी के बाद वांग हाओ अपने दोस्तों को बताता है कि वो आज शायद वापस नहीं आएगा। दोस्तों को चिंता होती है क्योंकि अब वांग हाओ एक टारगेट है और सु शाओबाई या ओल्ड डॉग उस पर हमला कर सकते हैं। पर वांग हाओ कॉन्फिडेंट है। वो कहता है, अब कौन है जो मुझसे पंगा ले। अगर सु शाओबाई रास्ते में आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, और अगर ओल्ड डॉग आया तो तुम लोग साथ भी होगे तो क्या फायदा। वांग हाओ शियाशुए के घर के बाहर खड़ा है। शियाशुए पूछती है कि वो सच में वापस नहीं जा रहा। वांग हाओ मजाक में कहता है कि वो दोनों ऑलमोस्ट एंगेज्ड हैं, तो उसे पहले ही घर का माहौल समझ लेना चाहिए। अंदर जाकर शियाशुए हैरान है कि वो सच में ऊपर आ गया। वो उसे पानी देती है और कहती है कि पियो और वापस चले जाओ। पर वांग हाओ सोफा पर बैठकर टीवी देखता है और पानी धीरे धीरे पीता है। जब शियाशुए नहाने चली जाती है, वांग हाओ सिगरेट पीने लगता है। जब शियाशुए पिंक पजामास में बाहर आती है, वो गुस्से से उसे सिगरेट बुझाने को कहती है। डर है कि कहीं उसके पेरेंट्स ना आ जाएं। वांग हाओ याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स तो आधे महीने बाद आएंगे। शियाशुए शर्मा जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। वो कहती है कि तब तक स्मेल चली जाएगी। दोनों फिर से किस करते हैं। शियाशुए पूछती है कि क्या वो सच में नहीं जा रहा। वांग हाओ कहता है, अब हालात ऐसे हो गए हैं, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। अंत में शियाशुए एक ब्लैंकेट लाती है और उसे देती है। वो कहती है कि वो पहले नहा ले, अगर नींद ना आए तो टीवी देख लेना, क्योंकि उसके घर वालों को स्मेल से एलर्जी है। वो रात भर वहां रुकने का फैसला करता है। शियाशुए शर्मा जाती है और कहती है कि वो लोग अभी बहुत छोटे हैं, पर वांग हाओ उसे रियश्योर करता है। अंत में शियाशुए उसे ब्लैंकेट देती है और चली जाती है, जबकि वांग हाओ सोफा पर सो जाता है। अगली सुबह वांग हाओ और शियाशुए स्कूल जा रहे हैं, हाथ में हाथ डाले हुए। दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें देखकर हैरान हैं और फुसफुसा रहे हैं कि वो वांग हाओ हैं। सबको पता चल गया है कि ये कपल अब ऑफिशियल है। लेकिन कुछ दिन बाद कैफेटेरिया में माहौल बदल जाता है। वांग हाओ, शियाशुए और उनके दोस्त खाना खा रहे हैं। अचानक एक ब्रिक वांग हाओ के सर पर आकर लगती है। वो खून से तरबतर हो जाता है। ये हमला उस मस्कुलर लड़के ने किया है जिसके बैग में ब्रिक्स हैं। ये हु जिनमिन है, जिसे ब्रिक ब्रदर भी कहा जाता है। वो गुस्से में है और वांग हाओ पर हमला करने ही वाला होता है कि शियाशुए बीच में आ जाती है। शियाशुए चिल्लाती है कि वो वांग हाओ के साथ नहीं रहेगी, वो उसे ताओजी के साथ रहने देगी, बस वो मत मारो। पर हु जिनमिन का गुस्सा कम नहीं होता। वो वांग हाओ को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। वो चिल्लाता है कि वांग हाओ अब बड़ा बॉस बन गया है और अपने दोस्तों को साथ लेकर घूम रहा है। वो उसे कावर्ड कहता है कि वो लड़कियों के पीछे छुप रहा है। तभी हु जिनमिन एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि ताओजी गायब हो गई है। वो वांग हाओ को याद दिलाता है कि उसने ताओजी से शादी की थी और अब वो उसे निग्लेक्ट कर रहा है और दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। वांग हाओ को सुनकर शॉक लग जाता है।
वो पूछता है कि ताउजी कब गायब हुई। हु जिनमिन बताता है कि वो सुबह से गायब है और रोज रो रही थी वांग हाओ के लिए। वो कहता है कि ताउजी स्कूल या क्लासरूम के अलावा कहीं नहीं जाती, इसलिए वो जरूर कहीं फंसी हुई है। हु जिनमिन धमकी देता है कि अगर वांग हाओ ने ताउजी को नहीं ढूंढा तो वो उसे चेंगाओ स्कूल में मार देगा। वांग हाओ समझ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि वो शाशुए को वापस ले जाएं। वो ताउजी को ढूंढने निकलने वाला है। हु जिनमिन उसे वार्न करता है कि ताउजी यूजुअली स्कूल या हॉस्टल में ही रहती है, इसलिए उसे वहां ढूंढना चाहिए। वांग हाओ अपनी जैकेट उतारकर फेंक देता है और ताउजी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। वांग हाओ का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने कैफेटेरिया में खड़े लड़कों पर चिल्लाते हुए कहा कि अगर उन्हें मौत से प्यार है तो वो अभी उनका काम तमाम कर देगा। ये देखकर सबकी सांसें अटक गईं। उसने तुरंत अपने पूरे क्रू को ऑर्डर दिया कि आज आफ्टरनून की क्लासेस कैंसिल हैं। सबको बाहर निकलना है और ताउजी को ढूंढना है। उसने कहा कि चाहे बेयोन एरिया को जमीन से क्यों ना खोदना पड़े, ताउजी को मिलना ही चाहिए। उसके ऑर्डर सुनते ही उसके सारे भाई भाग पड़े। वांग हाओ ने अपना जैकेट पहना। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था। तभी येजन और सुवन वहां पहुंचे। वांग हाओ ने गुस्से में येजन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वांग हाओ ने कहा कि येजन को चाहिए कि वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करे और ताउजी को ढूंढे। येजन ने बताया कि वो पहले से ही ये कर रहा है और सुवन ने उसे सब बता दिया है। वांग हाओ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पूछा कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। येजन ने शांति से समझाया कि उसे लगा ताउजी बस मूड खराब होने की वजह से बाहर हवा खाने गई है। वो नहीं चाहता था कि इस बात को लेकर वांग हाओ और शाशुए के बीच फिर से कोई लड़ाई हो जाए। वांग हाओ ने डिटेल्स पूछी। सुवान, जिसकी आंखों में आंसू थे, ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ताउजी बहुत अपसेट चल रही थी। डॉर्म के सब लोग उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ काम नहीं कर रहा था। सुवान ने रोते हुए कहा कि ताउजी को सिर्फ वांग हाओ ही खुश कर सकता है। उसने आगे बताया कि आज सुबह सेल्फ स्टडी के बाद ताउजी ने कहा कि वो बाहर अकेले खाना खाने जाएगी। जब सबने उसके साथ जाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया और अकेले चली गई। तब से वो वापस नहीं आई। सुवन ने पहले ब्रिक ब्रदर को बताया, फिर येजन को। येजन सुबह से ढूंढ रहा था। पहले उन्हें लगा कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने वांग हाओ को परेशान नहीं किया, पर अब जब वो नहीं मिली तो वो घबरा गए। वांग हाओ ने कहा कि वो समझ गया है और तुरंत ढूंढने निकलने वाला था, पर येजान ने उसे रोका और कहा कि पहले उसके सिर पर लगी चोट को ठीक करवा ले। वांग हाओ ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसके भाई और हु जिनमिन की गैंग पहले से बाहर ढूंढ रही है। येजान ने उसे शांत करने की कोशिश की कि इतने लोग ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएगी, पर वांग हाओ ने उसे धक्का दे दिया। वो अब कंट्रोल खो चुका था। वांग हाओ ने येजान को बताया कि ताउजी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना वजह गायब हो जाए। वो जानती है कि लोग उसे ढूंढेंगे, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगी। येजान ने कहा कि शायद वो सच में बस मूड खराब होने की वजह से गई है और आ जाएगी। वांग हाओ चिल्लाया कि इतने लोग ढूंढ रहे हैं, उसके जाने से क्या फर्क पड़ेगा, पर वो जाना चाहता है। ये जन और बाकी लड़कों ने मिलकर जबरदस्ती वांग हाओ को पकड़ लिया और उसे इन्फर्मरी की तरफ खींचने लगे। वांग हाओ चिल्ला रहा था और उन्हें धक्के दे रहा था, पर वो लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्फर्मरी में डॉक्टर ने वांग हाओ के सिर पर लगी चोट को चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि यह चोट किसी ईंट से लगी लगती है और जिसने भी मारा है उसने परफेक्ट जगह पर मारा है। खून बहुत बह रहा है और देखने में खतरनाक लगता है, पर अंदर से कोई बड़ी चोट नहीं है। डॉक्टर ने जल्दी से उसका सिर बैंडेज कर दिया। बैंडेज लगते ही वांग हाओ, ये जन और सुवन स्कूल से बाहर भागे और स्ट्रीट्स पर ताओजी को ढूंढने लगे। वो एक बाओजी शॉप पर पहुंचे और ओनर से पूछा कि क्या सुबह 7 बजे के आसपास कोई सुंदर लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में आई थी जिसके बाल शोल्डर्स तक थे। शॉप ओनर ने कहा कि वो सुबह से इतना बिजी था कि उसे किसी पर ध्यान नहीं गया। वो आगे भागे और एक और शॉप पर पहुंचे। वहां के ओनर ने थोड़ा सोचा और बताया कि हाँ, सुबह 7 बजे के आसपास एक लड़की आई थी और वो बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। अगली बार वांग हाओ फोन पर बात कर रहा है। उसका चेहरा और भी ज्यादा खून से सना हुआ है। वो बताता है कि सोना और क्लब वालों को भी पीटा गया, पर उन्होंने ताओजी को नहीं देखा। इसका मतलब ताओजी किसी बुरे लोगों के हाथ में नहीं है। वांग हाओ सनसेट में एक सुनसान सड़क पर खड़ा है। उसकी आंखों में अब भी वही जुनून है। शाम का वक्त था और आसमान लाल रंग में रंग चुका था। वांग हाओ, ये जान और सुवान सड़क पर चल रहे थे। वांग हाओ ने फोन पर नान नान से बात की। नान नान ने बताया कि उसके लोगों ने पूरी जगह छान मारी है। बुरी खबर यह थी कि ताओजी का अभी तक कोई पता नहीं मिला, पर अच्छी खबर यह थी कि वो किसी केटीवी, सोना या क्लब में नहीं है। वहां के लोगों से पूछते वक्त उनके आदमियों को पीटना भी पड़ा, पर किसी ने ताओजी को नहीं देखा। नान नान ने उसे शांत किया कि ताओजी किसी बुरे लोगों के हाथ में नहीं है। वांग हाओ सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब भी वही जुनून था। अगली सुबह वो लोग एक बाओजी शॉप पर पहुंचे। वांग हाओ ने गुस्से में शॉप ओनर से पूछा कि उसने ताओजी को किसी से बात करते देखा या नहीं और खाने के बाद वो किधर गई। ओनर ने कहा कि वो बहुत बिजी था, उसे याद नहीं। उसने मजाक में कहा कि अगर वो थोड़ा यंग होता तो उस सुंदर लड़की को घूरता रहता। वांग हाओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने काउंटर पर हाथ मारे और चिल्लाया कि उसे बताओ वो किधर गई। ओनर डर गया और बोला कि उसे नहीं पता, पर जब वो पे करके गई तो उसने उसे उस तरफ जाते देखा था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीनों तुरंत उस तरफ भागे। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से पूछा, पर सबने मना कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी।
वांग हाओ सीधा पुलिस स्टेशन भागा। उसने काउंटर पर हाथ मारे और बताया कि उसकी क्लासमेट गायब है। ऑफिसर ने शांति से कहा कि मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट के लिए 48 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। वांग हाओ चिल्लाया कि वो 48 घंटे इंतजार नहीं कर सकता, उसे अभी सर्च करना है। ये जान ने उसे खींच लिया और ऑफिसर से माफी मांगी कि वांग हाओ बस बहुत ज्यादा परेशान है। पुलिस स्टेशन के बाहर वांग हाओ की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज एहसास हो रहा था कि ताओजी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने सोचा कि अगर वो ताओजी को ढूंढ ले तो वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसे जू यंग से दोबारा 3 साल तक बुली क्यों ना होना पड़े। वो फिर से सड़क पर भागने लगा। वो लोग एक इंटरनेट कैफे पहुंचे। वांग हाओ ने वहां बैठे यूगे को बताया कि ताओजी सुबह से गायब है। यूगे ने कहा कि वो शायद बस मूड खराब होने की वजह से बाहर गई है और उसने अपने आदमी मिंग लियांग को भेजने का वादा किया। वांग हाओ ने रोते हुए नन्नान से कहा कि पुलिस 48 घंटे का रूल बता रही है, पर वो 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। उसने भीख मांगी कि वो लोग ताओजी को ढूंढें, क्योंकि ताओजी ऐसी लड़की नहीं जो बिना वजह गायब हो। नान नान ने उसे शांत किया और कहा कि वो ऑफिशियल रूल्स नहीं तोड़ सकती, पर वो अपने पुराने कॉन्टैक्ट से हेल्प लेगी। वांग हाओ ने उसका शुक्रिया अदा किया। यूगे ने उसे एक फोन दिया और कहा कि जैसे ही कोई खबर मिले तुरंत कॉल करना। शाम फिर से हो गई। तीनों फिर से सड़क पर लोगों से पूछ रहे थे। तभी वांग हाओ का फोन आया। नान ने बताया कि उनके लोगों ने पूरी जगह ढूंढ लिया। ताओजी अभी तक नहीं मिली, पर वो किसी क्लब या केटीवी में नहीं है। उनके लोगों को भी पीटना पड़ा पूछते वक्त। नान ने उसे फिर से रिएश्योर किया कि ताओजी सेफ है। वांग हाओ फिर से अकेला सड़क पर खड़ा था। रात हो गई। वांग हाओ वापस उसी बॉजी शॉप पर गया और ओनर को कॉलर से पकड़ लिया। वो चिल्लाया कि क्या उसने सच में नहीं देखा। तभी मिंग लियांग वहां आया और कहा कि उन्हें खबर मिली है। उसने एक फीमेल स्ट्रीट क्लीनर की तरफ इशारा किया। क्लीनर ने बताया कि उसने वो लड़की देखी थी। उसे लगा वो बहुत सुंदर और अच्छी लड़की है। उसने देखा कि एक लड़के ने उस लड़की का रास्ता रोका। दोनों सड़क पर एक दूसरे को खींच रहे थे। क्लीनर को लगा ये बस यंग लवर्स का झगड़ा है, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। पर उसके बाद उस लड़के ने जबरदस्ती उस लड़की को खींच कर ले गया। वांग हाओ ने उस क्लीनर आंटी से पूछा कि वो लड़का दिखता कैसा था। आंटी ने बताया कि वो लड़का बहुत हैंडसम था, बिल्कुल टीवी के स्टार्स जैसा, और वो लड़की के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो कोई कपल है। ये सुनते ही वांग हाओ को सच्चाई का एहसास हो गया। उसकी आंखें खून से भर गईं। उसने गुस्से में वॉल पर मुक्का मारा और चिल्लाया कि ये सू शाओबाई है। उसका हाथ खून से तरबतर हो गया। वो तुरंत स्कूल वापस भागा। येजन और सू वान उसके पीछे भागे। स्कूल पहुंचकर उन्होंने क्लासरूम के विंडो से अंदर देखा तो सू शाओबाई वहां बैठा था। वांग हाओ गुस्से में विंडो तोड़कर अंदर कूदने वाला था, पर येजन और सू वान ने उसे पकड़ लिया। येजन ने समझाया कि अभी अटैक करना गलत होगा, हमें वेट करना चाहिए और उसे फॉलो करके पकड़ना चाहिए। वांग हाओ को थोड़ा शांत करने के लिए येजन ने नान को फोन किया। वांग हाओ ने फोन लिया। नान ने उसे समझाया कि भले ही सू शाओबाई किडनैपर है, पर हमें यह नहीं पता कि उसके साथ और लोग हैं या नहीं। अगर हमने अभी अटैक किया तो उसके अकॉम्प्लिसेस ताओजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या हॉस्टेज बना सकते हैं। इसलिए हमें स्नेक को ग्रास में मत हिलाना, अलर्ट मत करना, बल्कि वेट करना चाहिए जब तक वो ताओजी तक न ले जाए। वांग हाओ, येजन और सुवन स्टेयर्स पर बैठकर वेट करने लगे। वांग हाओ ने सिगरेट पी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने कहा कि हमें सर्च पार्टी को नहीं रोकना चाहिए ताकि सू शाओबाई को शक न हो कि हमें पता चल गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें हु जिनमिन ब्रिक ब्रदर को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है और वो सीधा सू शाओबाई के सर पर ईंट ब्रिक मार देगा, जिससे हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तभी सू शाओबाई क्लासरूम से बाहर आया। एक लड़की ये चंकियन उसके पास गई और पूछा कि क्या वो उसके घर आ सकती है। सू शाओबाई ने मना कर दिया कि आज उसके पास काम है। ये चंकियन थोड़ा उदास होकर चली गई। जैसे ही वो गई, सू वान ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो शोर न मचाए। सू शाओबाई वापस क्लासरूम में चला गया। वांग हाओ और येजन ने दरवाजे पर कान लगाया, पर साउंड प्रूफिंग की वजह से अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। वांग हाओ ने रियलाइज किया कि अंदर से तभी आवाज आएगी जब कोई जोर से चिल्लाएगा। उसने तुरंत नान को कॉल किया और कहा कि वो लीगे और बाकी लोगों को वहां भेजे। वांग हाओ, येजन, सुवान, नान और कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग सू शाओबाई के घर के बाहर खड़े थे। एक ने चुपके से लॉक खोला और सब अंदर घुसे। अंदर एक लग्जूरियस अपार्टमेंट था। वांग हाओ हॉलवे से गुजरा कि अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। वो भागता हुआ बेडरूम की तरफ गया। उसने दरवाजा जोर से किक मारा। अंदर सू शाओबाई खड़ा था और ताओजी जमीन पर बैठी थी, हाथ में नाइफ लिए हुए, डर से कांप रही थी। वांग हाओ ने गुस्से में सू शाओबाई को इतनी जोर से किक मारी कि वो दूर जाकर गिरा। वांग हाओ ने उसे देखा और कहा कि उसका हिसाब बाद में होगा। वांग हाओ धीरे से ताओजी के पास गया। ताओजी ने नाइफ उसकी तरफ कर दिया, पर वांग हाओ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ताओजी, मैं हूं वांग हाओ। ताओजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या ये सच में तुम हो? वांग हाओ ने उसे गले लगा लिया। ताओजी रोती हुई बोली कि उसे पता था वो जरूर आएगा। वांग हाओ ने उसे शांत किया कि वो अकेला नहीं है। ये जान, सू वान, नान और सब लोग उसकी हिफाजत के लिए वहां हैं। इधर येजन ने सू शाओबाई को पकड़ लिया और उसको बुरी तरह पीटने लगा। नान गुस्से में चिल्लाई कि उसे जान से मार दो। सू शाओबाई का मुंह खून से भर गया था।
ताओजी ने बताया कि वो बस हवा खाने निकली थी पर रास्ते में वो मिल गया। वांग हाओ ने उसे गोद में उठा लिया। ताओजी ने पूछा वो उसे कहाँ ले जा रहा है। वांग हाओ ने कहा अपने घर, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना, वहाँ एक छोटा सा गार्डन है, फूल होंगे, तितलियां होंगी। ताओजी ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा चलो घर चलते हैं। वहां मौजूद सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ताओजी को ड्रग्स दिए गए थे इसलिए वो पूरी होश में नहीं है, पर उसने ताओजी की तारीफ की कि उसने हिम्मत करके नाइफ से अपनी हिफाजत की। नान ने आकर सू शाओबाई को एक और किक मारी। ऑफिसर ने सबको रोका और कहा कि सू शाओबाई को स्टेटमेंट के लिए लेना है और टेबल पर रखा ग्लास एविडेंस के लिए कलेक्ट करना है। ऑफिसर ने वांग हाओ को समझाया कि ताओजी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना जरूरी है ताकि पता चले कि उसने क्या ड्रग्स लिए हैं और क्या उसके साथ कोई असॉल्ट हुआ है। वांग हाओ गुस्से से भरने लगा पर ऑफिसर ने उसे शांत किया कि बिना एविडेंस के सू शाओबाई को सजा नहीं दिलाई जा सकती। वांग हाओ ताओजी को गोद में लिए मेडिकल फैसिलिटी में बैठा था। जब डॉक्टर्स आए तो वांग हाओ ने चिल्लाकर कहा कि वो उसे टच न करें। ये जन ने उसे रोका और बताया कि ये फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं, बस चेकअप के लिए। डॉक्टर्स ताओजी को अंदर ले गए और वांग हाओ अकेला बैठकर इंतजार करने लगा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था कि अचानक हु जियानमिन यानी ब्रिक ब्रदर गुस्से से आग बबूला होकर अंदर आता है। वो सीधा वांग हाओ को किक मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाता है कि ताओजी का क्या हाल है। ये जन उसे शांत करने की कोशिश करता है पर हु जिनमिन उसको ही पकड़ लेता है और दहाड़ता है कि सू शाओबाई कहाँ है, वो उसे अब भी मार डालना चाहता है। ये कहकर वो वहां से भाग निकलता है। वांग हाओ के बाकी दोस्त भी वहां पहुंचे हुए हैं पर ये जन उन्हें वापस भेज देता है ताकि वांग हाओ को थोड़ा सुकून मिले। जब सब चले जाते हैं वांग हाओ जमीन से उठता है और सबसे पहले यही पूछता है कि ताओजी कैसी है। तभी लीगे अंदर आते हैं और उसे सबसे बड़ी राहत देते हैं। ताओजी बिल्कुल ठीक है, वो बस होश में आने का इंतजार कर रही है। उसका स्टेटमेंट लेने के बाद उसे घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर वांग हाओ का पूरा टेंशन एक पल में खत्म हो जाता है और वो रिलीफ में जमीन पर ढेर हो जाता है। ये जन और सुवान उसे उठाते हैं। वांग हाओ तुरंत पूछता है कि सू शाओबाई का क्या हुआ। लीगे बताते हैं कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये जन गुस्से में बताता है कि सू शाओबाई कह रहा था कि उसने ताओजी को उदास देखा और उसे मूवी दिखाने ले जाना चाहता था। वांग हाओ चिल्लाता है कि ये सब झूठ है और पूछता है कि आखिर उसने ताओजी को अपने घर क्यों ले गया। लीगे शांति से सबको समझाते हैं और बताते हैं कि उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक सू शाओबाई ने इंट्रोगेशन में झूठ नहीं बोला। उसने सच में ताओजी को मूवी ले जाने की कोशिश की पर ताओजी वापस स्कूल जाना चाहती थी। क्योंकि ताओजी आमतौर पर सड़क पर शोर नहीं मचाती इसलिए सू शाओबाई को लगा कि उसमें अभी भी उम्मीद है। स्ट्रीट क्लीनर आंटी भी गवाह हैं कि उन्हें लगा ये बस एक नॉर्मल कपल का झगड़ा है। लेकिन कहानी में एक डार्क मोड़ आता है। लीगे बताते हैं कि सू शाओबाई ने जब ताओजी को जबरदस्ती खींचा तो ताओजी ने विरोध किया। तब सू शाओबाई ने गुस्से में उसे कहा कि वांग हाओ अब शा शुए के साथ है। ये सुनकर ताओजी को इतना बड़ा शॉक लगा कि वो पूरी तरह से सुन्न हो गई। सुवान बताती है कि ताओजी अक्सर डॉर्म में ऐसी ही कैटाटोनिक स्टेट में चली जाती है, खासकर जब वांग हाओ का जिक्र होता है। ये जन वांग हाओ को बताता है कि ताओजी उसे कितनी गहरी मोहब्बत करती है कि इस झटके से वो जल्दी बाहर नहीं आ पाएगी। लीगा आगे बताते हैं कि जब सू शाओबाई उसे अपने घर ले गया तब ताओजी अचानक होश में आई और चिल्लाने लगी। सू शाओबाई, जिसका इरादा ताओजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का था, डर गया कि कहीं पड़ोसी ना आ जाएं। उसने घबराकर उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स खिला दिए। ये पिल्स उसकी माँ के थे जो इंसोम्निया की शिकार है, इसलिए ये कोई प्री प्लान्ड साजिश नहीं थी। वो बस चाहता था कि ताओजी सो जाए ताकि वो बाद में उससे बात कर सके। उसने ताओजी को बेडरूम में बंद किया, बाहर का दरवाजा लॉक किया और स्कूल चला गया। पर जब वो दोपहर में स्कूल से वापस आया तो उसने सोचा ताओजी सो रही होगी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला ताओजी ने उस पर फ्रूट नाइफ से हमला कर दिया। डर के मारे सू शाओबाई ने फिर से बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। लीगा ने वांग हाओ और ये जन को बताया कि वो फ्रूट नाइफ बेडरूम में पहले से ही रखा हुआ था। इस बात से ये साबित होता है कि सू शाओबाई ने कोई पहले से बुरा प्लान नहीं बनाया था। उसका मकसद बस ताओजी को शांत करना और उससे बात करना था। जब सू शाओबाई इवनिंग सेल्फ स्टडी से वापस आया तो ताओजी स्लीपिंग पिल्स की वजह से बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। उसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। सू शाओबाई ने उसको कॉर्नर जरूर किया पर उसने कोई जबरदस्ती नहीं की, वो बस शांति से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वांग हाओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर पूछा कि लीगे हर बात में सू शाओबाई का बचाव क्यों कर रहा है। लीगे ने शांति से कहा कि वो नान के भाई के लिए उसे दो बातें साफ साफ बता रहा है। पहली बात, वो सू शाओबाई का बचाव नहीं कर रहा, वो बस सच बोल रहा है। उसके सालों के एक्सपीरियंस से वो कह सकता है कि सू शाओबाई सच बोल रहा है, वो डर गया है और झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी बात, सू शाओबाई के पेरेंट्स बेयुन सिटी के बहुत बड़े और अमीर बिजनेसमैन हैं। उन्होंने सिटी की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अभी यूनिट के हायर अप्स ने खुद फोन करके कहा है कि इस केस का असर कम से कम होना चाहिए, मतलब बड़ी बात को छोटा करना है। लीजी ने कहा कि वो चाहे तो सू शाओबाई पर झूठा केस भी बना सकता है और उसे बड़ी सजा दिलवा सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। वांग हाओ ने पूछा कि क्या नान को भी ये सब पता है। लीगे ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बताया कि अगर नान इसमें पड़ती है तो उसको अपने बाप की पावर यूज करनी पड़ेगी और उसके बाप को सू शाओबाई के पेरेंट्स से दुश्मनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में वांग हाओ और ताओजी की वैल्यू सू शाओबाई के पेरेंट्स से बहुत कम है। लीगे ने वांग हाओ को रियलिटी की कड़वाहट समझाई।
वोंग हाओ ने पूछा कि क्या सू शाओबाई बिना सजा के छूट जाएगा। लीगे ने कहा नहीं, वो कुछ वक्त के लिए डिटेंशन में जरूर जाएगा और उसके पेरेंट्स ने इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वोंग हाओ ने कहा कि उसे जल्दी स्कूल वापस भेज दो ताकि वो उसे एक बड़ा तोहफा दे सके। लीगे मुस्कुराया और कहा कि स्कूल में वो लोग जो करना चाहें कर सकते हैं, पर लीगल प्रोसीजर पूरा होना जरूरी है। सू शाओबाई को थोड़ा वक्त अंदर रहना ही पड़ेगा ताकि डिपार्टमेंट की इज्जत बनी रहे। तभी युगे और नान नान अंदर आए। नान नान ने वोंग हाओ को समझाया कि एक आदमी का बदला लेने में 10 साल भी लग जाए तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में उससे लड़ने के लिए बहुत वक्त है। युगे ने उसे सिस्टर इन लॉ कहने की कोशिश की, पर नान नान गुस्से से कहती है कि वो वोंग हाओ की बहन है, सिस्टर इन लॉ नहीं, और उसे ये बात बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। वोंग हाओ और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में बैठा हुआ मिलता है। उनके सामने जो सू शाओबाई का रिश्तेदार लगती है, वे कहती है कि लीगे ने उन्हें बताया है कि सू शाओबाई को 15 दिन के लिए जेल में रखना पड़ेगा। औरत कहती है कि यह उसके लिए बहुत दर्द देने वाला है। वोंग हाओ को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह कहने लगता है कि सू शाओबाई के साथ जो हुआ था उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन औरत उसे कुछ और बताती है कि सू शाओबाई ने ताओजी को अनजान तरह से सो जाने के लिए दवाई दी थी। औरत कहती है कि सू शाओबाई का अपना प्लान था, लेकिन ताओजी ने कुछ गलती कर दी थी। वोंग हाओ गुस्सा होकर उस औरत को पकड़ने लगता है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। ये जन कहता है कि सू शाओबाई ने कोई भी जानबूझकर गलती नहीं की थी। लीगे ने कहा था कि सू शाओबाई के पास कोई भी बुरा इरादा नहीं। ताओजी कहते हैं जागने लगती है। वोंग हाओ उसे उठा लेता है और कहता है कि अब वह उसे घर ले जाएंगे। ताओजी कहती है कि उसने सबको दिक्कत दी है और सबको शुक्रिया करना चाहती है। लेकिन जब वह बाहर निकलते हैं तो एक और लड़की, जिसको शुए जुए कहते हैं, उनसे मिलने आती है। वह बहुत डरी हुई लगती है। वोंग हाओ उसे कहता है कि वह अपने डॉर्म में जाए और ताओजी की देखरेख करे, लेकिन जुएजुए कहती है कि वह ताओजी के साथ ही रहना चाहती है। वे कहती है कि वह समझ सकती है कि सू शाओबाई को 15 दिन के लिए जेल में रखना पड़ेगा, लेकिन वह क्या करेगी। वोंग हाओ कहता है कि वह अपने डॉर्म में जाए और कल से ताओजी की देखरेख करे। जुएजुए रोते हुए कहती है कि क्या वह उसे छोड़कर जा सकती है। वोंग हाओ कहता है कि वह समझ सकती है, लेकिन यह सिचुएशन थोड़ा अलग है। जुएजुए कहती है कि वह समझ जाती है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जब जुएजुए कहती है कि वह कल से ताओजी की देखरेख करेगी। लेकिन क्या वह सच में कर पाएगी? क्या सू शाओबाई की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी? क्या वोंग हाओ अपने दोस्तों के साथ इस सब को संभाल पाएगा? ये सब सवाल आगे के एपिसोड में पता चलेंगे। और हाँ,